दोस्तों बने बनाए रास्तों पर तो सब चलते हैं, लेकिन खुद जो रास्ता बनाए वही तो है इंसान। दोस्तों इंट्रोडक्शन करता हूँ अमेजोन कंपनी की। आज मैं आई बुक लेकर आया हूँ आपके लिए अमेजोन कंपनी पर। दोस्तों आप अगर सब सोचते हैं ठीक ऐसा ही आप सोचोगे तो आप भी सबकी तरह छोटे मोटे व्यवसायों में जिंदगी पूरी कर दोगे। लेकिन अगर आप अलग और बदलाव के बारे में सोचते हैं तो एक माइलस्टोन पर, जिंदगी के किसी एक माइलस्टोन पर आप पूरी दुनिया से अलग नजर आओगे और पूरी दुनिया का ध्यान आपके किए गए काम पर जाएगा और उसकी आपको एक कीमत मिलेगी और एक बेहतर दुनिया का निर्माण होगा। और यही मंत्र है इनोवेशन का और कुछ अलग कर गुजरने का। तो दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत करता हूं अमेजोन कंपनी की मेरी आई बुक। तो पहला चैप्टर दोस्तों शुरू करते हैं एक किताबों की दुकान का सपना और वहां से शुरुआत कैसे हुई अमेजोन कंपनी की। तो साल 1994 की गर्मियों में न्यूयॉर्क की चमचमाती गगनचुंबी इमारतों के बीच जेफ बेजोस नाम का एक 30 साल का युवा अपने डेस्क पर बैठा था। दोस्तों वैसे वो बीई शू एक प्रतिष्ठित हेज फंड कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। इंटरनेट की दुनिया जो उस समय अपनी शुरुआती अवस्था में थी और नई चीज थी। जेफ बेजोस भी इंटरनेट की दुनिया में कुछ नया करना चाहते थे। बेजोस ने कहीं पढ़ा था कि इंटरनेट का उपयोग हर साल 2300% की रेट से दर से बढ़ रहा था उस वक्त। वे आंकड़ा उनके लिए एक इंडिकेटर का सिग्नल था दोस्तों, एक ऐसी संभावना जो दुनिया को बदल सकती थी। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वह इस क्रांति का हिस्सा बनेंगे, लेकिन सवाल था शुरुआत कहां से करेंगे। बाद में जेफ बेजोस ने अपने विचारों को एक लिस्ट में उतारा और उन्होंने 20 ऐसे संभावित प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई जिन्हें ऑनलाइन बेचा जा सकता था। इस लिस्ट में किताबें सबसे ऊपर थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि किताबें एक समान थी, आसानी से पैक की जा सकती थी और दुनिया भर में लाखों टाइटल अवेलेबल थे। तो बेजोस ने इसे कम जोखिम यानी कम रिस्क और उच्च संभावना, हाई संभावना, पॉसिबिलिटी वाला विचार माना था। और उन्होंने अपनी वाइस प्रेसिडेंट की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और अपनी पत्नी मैकेंजी के साथ सामान बांधा और सिएटल वॉशिंगटन की ओर रवाना हो गए। वो किसी प्लेन में नहीं गए थे, बल्कि सिएटल तक की इस सड़क यात्रा के दौरान जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी का पूरा बिजनेस प्लान एक लैपटॉप पर लिखा कि हमें क्या क्या करना है, बिजनेस कैसे करना है, मॉडल क्या रहेगा, इनकम कैसे आएंगी और हमारा विजन क्या है, वो सब कुछ लैपटॉप में लिख दिया उन्होंने। और ये वो क्षण था जब अमेजोन का बीज बोया गया। दोस्तों आज अमेजोन कहां से कहां पहुंच गई वो तो मैं आपके सामने रखूंगा, पूरी की पूरी कहानी, सफर उसकी और शुरुआत कैसे हुई वो मैंने बताया आपको। अब सिएटल पहुंचे तो सिएटल में जेफ बेजोस ने बेलेव्यू में एक छोटे से गैरेज को अपनी कंपनी का पहला ऑफिस बनाया। वहां से उन्होंने शुरुआत की और उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे। उन्होंने अपने और अपनी पत्नी की बचत के साथ साथ अपने माता पिता जैकी और माइक बेजोस, जैकी बेजोस और माइक बेजोस उनके माता पिता, उनसे $2,43,000 का इन्वेस्टमेंट लिया उनसे पैसा। उनके माता पिता को बताया गया था कि इस इन्वेस्टमेंट की 70% डूबने की संभावना थी। आपने $2,43,000 अपने बेटे को दिए तो है, लेकिन 70% संभावना है कि आपके पैसे डूब सकते हैं। फिर भी उन्होंने अपने बेटे के सपने पर, उसके बेटे के विचार पर भरोसा किया और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, सपोर्ट किया अपने बेटे को। वैसे कंपनी का नाम चुनना भी एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन मैं शॉर्ट में प्रस्तुत करता हूं। बेजोस ने शुरू में एक कैडेब्रा, जादू से प्रेरित नाम देना चाहा इस कंपनी को, लेकिन ये नाम फोन पर कैडवेयर यानी शव जैसा, शव जो आता है ना, बॉडी, डेड बॉडी, उस शव जैसा सुनाई देता था। आखिरकार उन्होंने अमेजोन नाम चुना। दुनिया की सबसे बड़ी नदी के नाम पर कंपनी का नाम रखा गया, जो उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता था कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्टोर बनाना है हमें कंपनी को, अमेजोन कंपनी को। अब दोस्तों 16 जुलाई 1995 को 1995 को Amazon.com आधिकारिक रूप से लॉन्च हुआ। शुरुआत में वेबसाइट कुछ नहीं थी, केवल कुछ 100 की तादाद में किताबें, एक साधारण डिजाइन और सीमित टेक्नोलॉजी। तो बेजोस, मैकेंजी और उनकी छोटी सी टीम जिसमें कुछ प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर
और अब पैकेजिंग कर्मचारी शामिल थे। ये छोटी सी टीम थी और बॉलीवुड में वो उस गैराज से उन्होंने ये शुरुआत की Amazon.com की 16 जुलाई 1995 को। सब दिन रात मेहनत करते थे, काम करते थे दोस्तों उस दौरान शुरुआत में। और जब कोई ऑर्डर आता तो एक घंटी बजती थी और पूरी टीम गैरेज में इकट्ठा होकर किताबें पैक करने लगती थी और डाक घर तक ले जाती थी। ये ऐसा इस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की। ये शुरुआत की झलक मैं आपको दे रहा हूं। और शुरुआती हफ्तों में बेजोस खुद डाक घर जाकर पैकेज भेजते थे। जेफ बेजोस दुनिया के अमीर आदमी, वो खुद जाते थे, डाक घर जाते थे और पैकेज वहां पर भेजते थे। उस समय मुश्किलें दोस्तों कम नहीं थी क्योंकि इंटरनेट तो बिल्कुल स्लो था, शुरुआती अवस्था में था। कस्टमर का ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा कम था और टेक्निकल समस्याएं बार बार सामने आती थी। लेकिन जेफ बेजोस का मानना था कि यूजर्स का एक्सपीरियंस, यूजर्स हमारी प्रोडक्ट को हमें यूज करके, हमारी सर्विस को यूज करके एक्सपीरियंस कैसा करता है, वही सफलता की चाबी है। ये जेफ बेजोस का मानना था और वो सही साबित हुए क्योंकि आज कंपनी सफल है, इसलिए वो सही साबित हुए। अब उन्होंने लो प्राइस, तेज डिलीवरी और आसान रिटर्न पॉलिसी पर ध्यान दिया शुरुआत में। अब आप सोचेंगे कि नतीजा इसका क्या हुआ। दोस्तों लॉन्च के पहले महीने में, लॉन्च हुए उसके पहले महीने में अमेज़न ने अमेरिका के 50 राज्यों और दुनिया के 43 देशों में किताबें बेचना शुरू कर दिया। लॉन्च के पहले महीने से ही कितनी फास्ट वृद्धि हुई कंपनी की। ये एक छोटी सी शुरुआत थी लेकिन ये उस जायंट कंपनी का पहला कदम था जो दुनिया को बदलने वाली थी। दोस्तों ये पहला चैप्टर जिसमें मैंने दर्शाया, दिखाया, सुनाया कि कैसे अमेज़न कंपनी की शुरुआत हुई और उन्होंने कैसे आइडिया को अप्लाई किया और लॉन्च होने के पहले ही महीने में पूरे अमेरिका के 50 राज्यों में और 45 देशों में उन्होंने किताबें बेची। इसलिए दोस्तों नया इनोवेशन, जो मैंने शुरुआत में कहा कि जो खुद रास्ता बनाता है वही तो सच्चा इंसान है। अब दोस्तों दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम मैंने दिया है अमेज़न ने ऑनलाइन किताबों से आगे दूसरी भी कई प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। किताबें तो इससे उनकी शुरुआत हुई लेकिन आगे उन्होंने दूसरी भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचना शुरू की। अब साल 1996 में 1996 आते आते अमेज़न अब केवल एक गैरेज में चलने वाला छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं था। जेफ बेजोस की दूर की सोच और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण ने कंपनी को तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बाजार में एक जाना माना नाम बना दिया था। पहले ही साल में अमेज़न ने $15.7 मिलियन की बिक्री की थी, जो उस समय के लिए एक उल्लेखनीय अचीवमेंट थी दोस्तों। तो दोस्तों बेलेव्यू में गए जेफ बेजोस और उन्होंने शुरुआत की जो मैंने बताया उस तरह। अब दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम दिया है मैंने अमेज़न ने ऑनलाइन किताबों से आगे दूसरी भी कई प्रोडक्ट बेचना शुरू कैसे किया था। तो साल 1996 आते आते अमेज़न अब केवल एक गैरेज में चलने वाला छोटा मोटा स्टार्टअप नहीं था। जेफ बेजोस की दूर की सोच, एक दिन की, 2 दिन की, 2 साल की नहीं, दूर की सोच और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण ने कंपनी को तेजी से बढ़ते ऑनलाइन बाजार में एक जाना माना नाम बना दिया था। पहले ही साल में अमेज़न ने $15.7 मिलियन की बिक्री की थी, जो उस समय के लिए एक उल्लेखनीय अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी। अब दोस्तों कस्टमर को कम कीमत, विशाल किताबों के स्टोरेज और तेज डिलीवरी में अपने आप वेबसाइट की ओर आकर्षित किया, ऑनलाइन शॉपिंग की ओर आकर्षित किया। अब बेजोस ने एक साधारण मंत्र अपनाया कि कस्टमर को पहले रखो, प्रायोरिटी कस्टमर को देनी है हमें। इस मंत्र ने अमेज़न को न सिर्फ किताबों की दुकान बनाया, ऑनलाइन दुकान बनाया, बल्कि एक ऐसी कंपनी बनाया जो हर चीज को ऑनलाइन बेचने का सपना देख रही थी। अब भैया गाड़ी ऑनलाइन कैसे बेचेंगे? ये जो बुनियादी रेट वाले होते हैं ना, उनको यही विचार आएगा कि यार गाड़ी ऑनलाइन कैसे बेचेंगे। लेकिन मैंने कहा उसमें साहस करने वाला जो आदमी होता है वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेता है दोस्तों। अब ये सब कुछ होते हुए भी दोस्तों इस तेजी से बढ़ते व्यवसाय के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी, क्योंकि ये कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही थी और कस्टमर भी अपना रहे थे वेबसाइट को, ऑनलाइन डिलीवरी और ऑनलाइन शॉपिंग को अपना रहे थे। लेकिन इस तेजी से बढ़ते बिजनेस के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। इसलिए साल 1997 में जेफ बेजोस ने अमेज़न कंपनी को शेयर बाजार में ले जाने का फैसला किया। ठीक 15 मई 1997 को
15 मई 1997 को अमेजोन ने अपनी प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी आईपीओ लॉन्च किया और उस आईपीओ के माध्यम से $54 मिलियन की फंडिंग जुटाई गई थी। तो शेयर बाजार से उनको पैसे तो मिल गए। अब अमेजोन के पर शेयर की कीमत, जब उन्होंने शेयर बाजार में कदम रखा तो पर शेयर की कीमत $18 थी और इस रकम ने, जो शेयर मार्केट से उन्होंने $54 मिलियन जुटाए थे, उस रकम ने कंपनी को टेक्नोलॉजी, वेयर हाउस और कर्मचारियों में इन्वेस्टमेंट करने का सामर्थ्य दिया। तो कंपनी को आगे बढ़ने का वर्कफोर्स चाहिए, टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है, वेयर हाउस बनाने हैं, इसलिए पैसों की जरूरत थी और उन्होंने शेयर मार्केट से $54 मिलियन जुटाए और उसको इन्वेस्टमेंट किया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। अब कंपनी के आईपीओ के बाद, जो उन्होंने आईपीओ शेयर मार्केट में रखा, उसके आईपीओ के बाद अमेजोन का इवेल्युएशन की मैं बात कर रहा हूं, $438 मिलियन तक पहुंच गया। फिर भी ये एक जोखिम भरा दौर था दोस्तों, रिस्की था ये सब कुछ, क्योंकि कंपनी अभी भी अब तक प्रॉफिट में नहीं, इन्वेस्टमेंट हुआ था लेकिन कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी दोस्तों। लेकिन जेफ बेजोस का विश्वास था, अटल विश्वास था कि लोग लॉन्ग टर्म, यानी एक साल का नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही भविष्य बनाएगा। हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट ही हमारी कंपनी को भविष्य में आगे ले जाएगा। एक दिन में तो कोई प्रॉफिट आएगा नहीं, बहुत लंबा टाइम लगेगा और जब आएगा, ऊपर वाला जब देता है तब छप्पर फाड़ के देता है। यही उन्होंने अप्लाई किया। फिर अमेजोन ने किताबों से आगे बढ़ने का फैसला किया। तब तक तो किताबें ही बेचते थे ऑनलाइन, लेकिन उनका विजन था कि हमें हर चीज को आगे, बहुत सारे काम किए अमेजोन ने, लेकिन तब तक जब तक अमेजोन किताबें बेचती थी, लेकिन उनका विजन था कि हर चीज ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑनलाइन बेची जानी चाहिए। अब तब तक उन्होंने किताबें बेची और साल 1998 में कंपनी ने सीडी और डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, वो डीवीडी आती थी ना पहले के जमाने में, सीडी डीवीडी, वो फिल्में देखने के लिए, उसकी बिक्री शुरू की दोस्तों। और जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और कपड़े जैसे प्रोडक्ट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल किया, वो भी ऑनलाइन बेचना शुरू किया। जेफ बेजोस का विजन कुछ यूं था कि इस कंपनी को पृथ्वी का सबसे कस्टमर केंद्रित स्टोर बनाना है, ऑनलाइन स्टोर बनाना है, जहां कस्टमर कुछ भी खरीद सके। अब क्या होता है कि जब किसी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ हम खरीद सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीजें नहीं खरीद सकते तो कस्टमर हिचकाते हैं कि यार इसमें ये तो नहीं मिलता है, तो फिर किसी काम का नहीं है। लेकिन हो सके तो पूर्ण होना चाहिए, बेचो तो सब कुछ बेचो, फिर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसी दृष्टिकोण में उनका यही दृष्टिकोण था कि कस्टमर केंद्रित स्टोर बनाना है, पृथ्वी का सबसे बड़ा, जहां कस्टमर कुछ भी खरीद सके ऑनलाइन। और शॉपिंग की स्टाइल को भी बदलना है, ऑनलाइन शॉपिंग। इसी दृष्टिकोण में दोस्तों, बड़े स्टोर के दृष्टिकोण में अमेजोन को एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट स्टोर की दिशा में ले जाना शुरू किया। लेकिन अमेजोन का ये विचार उतना आसान नहीं था। विचार तो आसान था, आ गया था, लेकिन उसको अप्लाई करना और सफलता हासिल करना ये आसान नहीं था दोस्तों, क्योंकि नए प्रोडक्ट के लिए नए सप्लायर, बड़े वेयर हाउस और बेहतर लॉजिस्टिक्स की जरूरत थी। इसके लिए सिएटल के बाहर उन्होंने, जहां वो पहले काम करते थे, वहां से बाहर अमेजोन कंपनी ने डेलावेयर और नेवाडा में अपने पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोले। लेकिन दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा भी तेज हो रही थी, कंपटीशन भी हो रही थी, जिसमें बार्न्स एंड नोबेल अमेरिका की सबसे बड़ी किताबों की दुकान सीरीज, जिसमें उसने भी 1997 में अपनी ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की थी। उन्होंने अमेजोन पर मुकदमा भी दायर किया, ये दावा करते हुए कि अमेजोन का पृथ्वी की सबसे बड़ी किताबों की दुकान का दावा गलत था, क्योंकि वो तो हम सभी पहले ही कर रहे थे। लेकिन अमेजोन ने जवाब में कीमतों को और कम किया, वो किताबों की कीमतों को, और कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया, क्योंकि कस्टमर को अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होता है, बुरा लगता है, तो फिर उसके बिल में कंपनी की सर्विस की कोई जगह नहीं रहती है दोस्तों। लेकिन कस्टमर को अगर एक्सपीरियंस अच्छा मिल गया तो फिर वेबसाइट हो, कोई कंपनी हो, कोई सर्विस हो या कोई इंसान हो, वो उसके दिल में बस जाता है दोस्तों। अब एक और महत्वपूर्ण इनोवेशन ये था कि अमेजोन ने डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया, डेटा एनालिसिस करना शुरू किया। अमेजोन ने कस्टमर की खरीदारी की आदतों को, शॉपिंग की हैबिट्स को
इसका विश्लेषण शुरू किया और व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल रेकमेंडेशन शुरू किया और इंडिविजुअल रेकमेंडेशन देने वाली सिस्टम डेवलप की। उदाहरण के लिए अगर कोई कस्टमर एक रहस्यमयी उपन्यास खरीदता तो वेबसाइट उसे उसी शैली की दूसरी किताबें रेकमेंड करती थी। अब ये टेक्नोलॉजी कस्टमर को बार बार लौटने के लिए, वेबसाइट पर वापस खरीदने के लिए, लौटने के लिए प्रेरित करती थी और ये शॉपिंग भी आसान हो गया। अब साल 1999 तक अमेजोन की बिक्री 1.64 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी दोस्तों, लेकिन कंपनी अभी भी घाटे में चल रही थी, प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। बेजोस पर इन्वेस्टर का दबाव भी बढ़ रहा था क्योंकि प्रॉफिट नहीं आ रहा था। उन्होंने तो पैसे दिए, इन्वेस्टमेंट तो किया था, लेकिन प्रॉफिट नहीं आ रहा था। और जेफ बेजोस का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी लंबे समय तक के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और यही उनका दृष्टिकोण था। तो जो इन्वेस्टर था उनका दबाव भी बढ़ रहा था, जो तुरंत मुनाफा, तुरंत प्रॉफिट कमाना चाहते थे। 1 मिनट में प्रॉफिट, वो शेयर मार्केट में होते हैं ना 1 मिनट में करोड़, उस तरह प्रॉफिट कमाना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों। अब इसमें सबका पैसा फंसा हुआ था कंपनी में और अब पूरा जोखिम था, जोखिम पूरा का पूरा जोखिम था, 100% जोखिम था। फिर भी जेफ बेजोस ने हार नहीं मानी क्योंकि उनको पूरा प्रॉफिट दिख रहा था, इन्वेस्टर को नहीं दिख रहा था, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था, इसलिए उनको पता था कि आगे आने वाले समय में हमें प्रॉफिट जरूर मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में तो ये एक आदमी की साइकोलॉजी बन जाती है कि 1 मिनट में डबल होना चाहिए, ये साइकोलॉजी हो जाती है कि 1 मिनट, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है और लंबे समय तक चलता नहीं है ये। तो उनका मानना था कि बाजार की पार्टनरशिप, हिस्सेदारी, बाजार की हिस्सेदारी हासिल करना और कस्टमर के दिल में भरोसा बनाना मुनाफे से ज्यादा महत्वपूर्ण था। महत्वपूर्ण तो यही था ना कि कस्टमर के दिल में हमें जगह बनानी थी। मुनाफा तो कस्टमर अगर दिल देगा, हमें प्यार करने लगेगा, तो फिर प्रॉफिट तो अपने आप आ जाएगा। यही स्ट्रेटेजी थी जेफ बेजोस की दोस्तों, अमेजोन कंपनी के मालिक। अब ये वो दौर था, ये वो समय था जब अमेजोन ने अपनी फाउंडेशन को मजबूत किया और यही मजबूती इसे आने वाले दशकों में एक वैश्विक टेक जायंट बनाने वाला था। तो अब तीसरा अध्याय शुरू करते हैं दोस्तों। अमेजोन का, जिसका नाम दिया है मैंने, अमेजोन का कस्टमर वफादारी का नया मॉडल कौन सा था, क्या था। साल 2000 का साल अमेजोन के लिए एक कठिन परीक्षा लेकर आया। इंटरनेट की दुनिया में उत्साह का बुलबुला था दोस्तों, इंटरनेट के मामले में बिल्कुल बुलबुला चल रहा था इंटरनेट का, जिसे .com बूम कहा जाता था और .com बबल, और वो फट गया था। मैं बताता हूँ, साल 2000 में वो बुलबुला फट चुका था, .com बुलबुला, .com बबल फट चुका था दोस्तों। अब इस माहौल में सैकड़ों जो ऑनलाइन कंपनियां थी वो बंद होने लगी थी और इन्वेस्टर अब उन स्टार्टअप्स पर शंका करने लगे थे जो मुनाफा नहीं कमा रहे थे। और उस समय अमेजोन भी मुनाफा नहीं कमा रहा था और अब मुश्किल की घड़ी आ गई थी अमेजोन के लिए क्योंकि .com बबल फट गया था साल 2000 के समय में और अमेजोन भी प्रॉफिट में नहीं थी और जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं थी उस पर इन्वेस्टर का विश्वास नहीं था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अमेजोन इस तूफान से अछूता नहीं रहा, वो तो आपको मैंने बताया। और कंपनी की हिस्सेदारी जो 1999 में $106 पर शेयर तक पहुंच गई थी, 2001 आते तक $6 तक गिर गई दोस्तों, यानी $100 हो गई। एनालिस्ट ने भविष्यवाणी भी की कि अमेजोन जल्द ही बैंकरप्ट हो सकता है, लेकिन जेफ बेजोस का विश्वास अटल था और उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य मुनाफा कमाना नहीं है बल्कि कस्टमर का विश्वास जीतना हमारा लक्ष्य है, हमारा यही काम है, क्योंकि कस्टमर का विश्वास ही हमारी पैसे है, सब कुछ वही है दोस्तों। अगर आप बिजनेस करते हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। यही तो लेसन मैं आपको देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना, पैसे कमाना वो तो अलग चीज है दोस्तों। पैसे कमाना वो तो कोई शराब बेचता है उसके पास भी पैसे आ जाते हैं, लेकिन कस्टमर का विश्वास जितना और कस्टमर की सहूलियत, कस्टमर की जिंदगी बदलना, विश्वास जीतकर, ये हमारा काम है। ये तो एक प्रकार के सरकार जैसा काम हो गया। कोई पार्टी है उस देश के लोकतंत्र में विश्वास जीतती है और फिर काम करती है, जैसा कि हमारा भारत में भारतीय जनता पार्टी जो किसी न किसी तरीके से वो विकास चाहती है, तो हमारे देश की जनता का हमारा विश्वास जीतना पड़ता है उसको और काम भी करना पड़ता है। लेकिन विश्वास जीतना उनका काम था, क्योंकि साबित तो करना पड़ता है ना पहले कि हम ये कर सकते हैं और वाकई में कर सकते हैं। जब आप साबित कर देते हो फिर कस्टमर आपका हो जाता है।
तो उन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी कि जल्द ही बैंकक्रप्ट हो सकती है, लेकिन जेफ बेजोस का विश्वास अटल था दोस्तों। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कस्टमर का विश्वास जीतना है। हमें सबसे पहले प्रॉफिट तो बाद में कस्टमर प्रीमियम देने लगेंगे। अब जेफ बेजोस की यही दूर की सोच, ये इनकी दूर की सोच थी। जैसे कि मुझे भी अभी भी ये लोग कहते हैं कि आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हो, छोटे बनाओ, इतने लंबे क्यों बनाते हो, कोई नहीं देखेगा। लेकिन दोस्तों मैं छोटे वीडियो बनाकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का समय बर्बाद नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं बड़ी बड़ी बुक्स लेकर आता हूँ। और बुक्स में से अगर कोई आदमी 10,000 बुक, 10,000 तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन 400 बुक अगर पढ़ता है तो उसका माइंडसेट, उसकी बुद्धि में 0.1% की बढ़ोतरी होती है दोस्तों। ये मैं सच, मैंने तो रिसर्च नहीं की, लेकिन मेरा अनुभव ये कह रहा है। क्योंकि मैं भी दोस्तों एक मूर्ख था, एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ, कुछ भी मुझे भी पता नहीं था, लेकिन मैंने दोस्तों बहुत पढ़ाई की। पढ़ाई मतलब वो स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन जो न्यूज आर्टिकल्स आते हैं, तो मुझे पता चला कि दुनिया ऐसे होती है और ऐसे काम होता है, सब कुछ। तो सब कुछ नॉलेज बढ़ा तो सोच भी आगे बढ़ी। फिर मैंने भी अपनी कंपनी, वो बहुत दूर की दोस्तों बात थी, जब 2017 में मैंने सपना देखा था कि अपनी कुछ अपना करना चाहिए, जॉब लेनी वो मेरा लक्ष्य नहीं था दोस्तों, जॉब करना ये मेरा लक्ष्य नहीं था। इसलिए मैंने 12वीं के बाद दूसरे ट्रायल में मैंने छोड़ दिया। और किसी दिन हमारी कहानी सुनेंगे जब हम सफल हो जाएंगे, लेकिन पहले हम ये अमेजोन की कंपनी की बात सुनते हैं। 2001 तक उनका $6 तक उनकी शेयर प्राइस भी गिर गई। दूसरी चीज, उनकी ये जो जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी थी, उनकी दूर की सोच थी, वही चीज, उनकी वही दूर की सोच इस संकट से अमेजोन कंपनी को उबारने वाली थी, बचाने वाली थी। अब अमेजोन ने अपनी इसी स्ट्रेटेजी को मजबूती से अपनाया, अप्लाई किया। लागत कम करने के लिए कंपनी ने कर्मचारियों को भी व्यवस्थित किया और कुछ घाटे वाले प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए। साथ ही कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब अमेजोन ने अपनी वेबसाइट को और यूजर फ्रेंडली बनाया, जिसमें तेजी से सर्च होता था, बेहतर प्रोडक्ट और रिकमेंडेशन होता था और आसान चेकआउट प्रोसेस में सुधार किए गए। वो सब कुछ उन्होंने इनोवेशन किए, छोटे छोटे सुधार किए ताकि बेहतर बनाया जा सके, कस्टमर की भलाई की जा सके, कस्टमर को बेहतर सुविधा दी जा सके। कोई दुकानदार है, बेहतर जो करते हो ना वो बेस्ट करो दोस्तों। अगर आप बेस्ट नहीं करते हो तो फिर आपका कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर आप पैसों को प्रायोरिटी कभी मत दो दोस्तों, कस्टमर को प्रायोरिटी दो। ये अमेजोन सही अच्छे से सिखाएगा इस कहानी में से। और मैं जो हजारों की दादा मैंने बात की अगले वीडियो में, पिछले वीडियोज में, कि मैं कंपनीज पर, दुनिया की हर देश की टॉप 100 कंपनीज पर मैं वीडियो लेकर आई बुक लेकर आऊंगा। और बाद में बायोग्राफी की आई बुक शुरू करेंगे। आई बुक का डेफिनेशन मैंने कर दिया है कि वीडियो फॉर्मेट में। एनिमेशन तो अभी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई टीम नहीं है दोस्तों, मैं अकेला हूँ और 2 दिन में एक बुक बना सकता हूँ। और बाद में आपको एनिमेशन बुक यानी वीडियो बुक, फिल्में, आपको जो बुक आप पढ़ते थे पहले, पढ़नी पड़ती थी, अब एंटरटेनमेंट के साथ उसको पढ़ पाओगे वीडियो फॉर्मेट में। ये मेरा विजन है दोस्तों। अब साल 2000 में अमेजोन ने मार्केट प्लेस की शुरुआत की। अब ये क्या था, जिसमें छोटे छोटे विक्रेताओं को अमेजोन के प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेचने की सुविधा दी गई अमेजोन मार्केट प्लेस के जरिए। अमेजोन के इस मार्केट प्लेस वाले कदम में प्रोडक्ट जो प्लेटफॉर्म पर थे उसकी विविधता को बढ़ाया और कंपनी की इनकम जो होती थी उसमें भी इजाफा किया। इस मार्केट प्लेस में ये गेम चेंजर साबित हुआ। साल 2001 तक अमेजोन ने पहली बार 3 महीने में उन्होंने गिनती की और हिसाब किताब किया और पहली बार 3 महीने का मुनाफा दर्ज किया। वो था $5 मिलियन, जो इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल था। जिन्होंने अमेजोन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उनके लिए पॉजिटिव सिग्नल था, क्योंकि $5 मिलियन का 3 महीने में प्रॉफिट कमाया था कंपनी ने पहली बार 2001 में। इसी दौर में जेफ बेजोस ने एक क्रांतिकारी विचार पर काम शुरू किया। रुकने वाले तो है ही नहीं ये लोग, जो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सफलता हासिल की है वो रुकने वाले लोग नहीं होते हैं दोस्तों, वो खुद सरकार जैसे ही सोचते हैं। और उन्होंने एक दूसरे क्रांतिकारी विचार पर काम शुरू किया, वो था तेज यानी फास्ट और विश्वसनीय डिलीवरी को सुनिश्चित करना था। साल 2005 में अमेजोन ने अमेजोन प्राइम लॉन्च किया, जो एक एनुअल सब्सक्रिप्शन सर्विस थी। $79 की सालाना फीस में $79 की सालाना फीस देनी पड़ती थी प्राइम कस्टमर को। तो प्राइम कस्टमर को मुफ्त में 2 दिन की शिपिंग
और दूसरे बेनिफिट जैसे कस्टमर को डिजिटल सामग्री तक पहुंच मिलती थी। ये $79 की सालाना फीस में मुफ्त में 2 दिन की शिपिंग होती थी। दूसरे भी कई बेनिफिट दिए जाते थे अमेजोन के द्वारा। वैसे ये जेफ बेजोस का ये विचार उस समय दोस्तों जोखिम भरा माना गया था। विश्लेषकों ने लॉजिक दिया कि मुफ्त में शिपिंग देना इससे कंपनी को भारी नुकसान होगा, लेकिन बेजोस का मानना था कि तेज डिलीवरी कस्टमर को बार बार खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करेगी। और यही तो यूट्यूब पे भी होता है ना, आप एक वीडियो देखने आते हो, 5-6 वीडियो देख कर जाते हो। ये उनकी स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि आदमी एक बार खरीदता है, बार बार खरीदना चाहिए। और शॉपिंग एक हैबिट बन गई है दोस्तों आजकल के जमाने में। कुछ खरीदना है तो एक शौक बन गया है आदमी का खर्चा करना, क्योंकि ये उन्होंने इस तरह का पूरी की पूरी व्यवस्था बनाई। ये प्राइम सर्विस के कारण क्या हुआ कि बेजोस का मानना है कि तेज डिलीवरी कस्टमर को बार बार खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेंगी और अमेजोन का प्रॉफिट बढ़ेगा। अब अमेजोन प्राइम की शुरुआत में कस्टमर वफादारी को एक नया आयाम दिया दोस्तों। अमेजोन प्राइम की जो शुरुआत उन्होंने की, उसकी शुरुआत में कस्टमर वफादारी, कंपनी के प्रति कस्टमर की वफादारी वो अलग चीज है, लेकिन कंपनी की कस्टमर के प्रति वफादारी उसको एक नया आकार दिया, नया आयाम दिया। कस्टमर ने भी प्राइम सर्विस को अपनाया क्योंकि वफादारी थी। और उस वक्त तो क्या था कि लोग ऑनलाइन शॉपिंग को करने को हिचकते थे और उस दौरान वफादारी बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये इसलिए जेफ बेजोस का ये विचार उसको क्रांतिकारी था, क्योंकि ये न केवल समय बचाता था बल्कि शॉपिंग को और सुविधाजनक बनाता था। ये विचार अमेजोन प्राइम की सब्सक्रिप्शन वाली सर्विस। अब दोस्तों प्राइम सर्विस को सफल बनाने के लिए अमेजोन ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क में भारी इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि वो बेहद जरूरी था। अगर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क अच्छा नहीं है तो फिर फास्ट डिलीवरी का सपना देखना ये मूर्खता है। इसलिए कंपनी ने लॉजिस्टिक्स में अपना भारी इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों। अब कंपनी ने नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, फुलफिलमेंट सेंटर कहा जाता है उसे, उसको खोले। नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स खोले गए जिनमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग शुरू किया गया। दोस्तों ये सेंटर ऑर्डर प्रोसेसिंग को तेज करते थे, फास्ट करते थे, जिससे 2 दिन की डिलीवरी संभव हो पाई। इस फास्ट प्रोसेसिंग के कारण 2 दिन में डिलीवरी संभव हो पाई थी। और साल 2005 तक अमेजोन के पास अमेरिका में कई वेयर हाउस थे और कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में भी अपना एक्सपेंशन शुरू किया था उस दौरान 2005 में। लेकिन वो थोड़ा एक प्रयोग जैसा था, बाद में उन्होंने एक्सपेंशन को किया। अब इस दौरान क्या हुआ कि अमेजोन ने अपनी सप्लाई चेन को भी और मजबूत किया, क्योंकि वो भी बेहद जरूरी था सप्लाई चेन को मजबूत करना, ताकि फास्ट डिलीवरी सुनिश्चित हो जाए। अब कस्टमर को सामान जल्दी और सस्ते में मिल सके, ये सुनिश्चित करना चाहती थी कंपनी। अब प्राइम सर्विस की शुरुआत में अमेजोन को एक नई ऊंचाई दी दोस्तों, क्योंकि ये अब फास्ट हो चुका था और एडवांस लगता था सब कुछ। साल 2005 में कंपनी की बिक्री $8.49 बिलियन तक पहुंच गई थी दोस्तों, जो 1999 की तुलना में 5 गुना थी, 500% ज्यादा थी, यानी 5 गुना ज्यादा थी। फिर भी कंपनी अभी भी पूरी तरह मुनाफे में नहीं थी दोस्तों। प्रॉफिट तो था लेकिन पूरी तरह प्रॉफिट में नहीं थी। अमेजोन प्राइम ने कस्टमर की संख्या और उनकी शॉपिंग की आवृत्ति को बढ़ाया। अब ये भी एक गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी थी, विचार था प्राइम की सर्विस देना। आज 2025 की बात करें, जहां तक मैं ये आईबुक बना रहा हूं, तो 2025 में 200 मिलियन से ज्यादा लोग अमेजोन प्राइम सब्सक्राइबर है दोस्तों, जो अमेजोन की सफलता का एक बड़ा हिस्सा कहा जा सकता है। इस दौर में साबित किया, जो मैंने ये पूरा तीसरा चैप्टर बताया, जिसमें ये दौर में साबित किया कि जेफ बेजोस का जोखिम उठाने का इतना बड़ा साहस और कस्टमर केंद्रित दृष्टिकोण अमेजोन को न केवल बनाए रखा, उस दौर में भी .com बबल फटा और इन्वेस्टर का विश्वास भी जितना था, आगे भी बढ़ना था। तो उसके पीछे जेफ बेजोस का माइंडसेट था दोस्तों, और माइंडसेट बिजनेस का होना चाहिए। और वही माइंडसेट बिल्ड करने के लिए मैं ये कंपनीज की कथाएं लेकर आता हूँ, आईबुक लेकर आता हूँ कंपनीज पर। तो इसी दृष्टिकोण ने अमेजोन को उस वक्त में भी बनाए रखा, गिरने नहीं, क्योंकि कई कंपनियां चली गई उस .com बबल के फटने के बाद, बल्कि इसे एक वैश्विक पूरी दुनिया का एक पावर बनाया दोस्तों। इसी दृष्टिकोण के, जेफ बेजोस के दृष्टिकोण ने लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कस्टमर का विश्वास जीतना।
अब दोस्तों चौथा चैप्टर शुरू करता है जिसका नाम दिया है मैंने, सबसे पहले अमेज़न ने क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत की थी। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग की शुरुआत किसने की थी, ये किसी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो अमेज़न कंपनी ने की थी दोस्तों, प्राइवेट दम पर, सरकार की तो कोई पता नहीं है, और इसका नेतृत्व भी किया। आज अमेज़न वेब सर्विसेज पूरी दुनिया में फेमस है दोस्तों। साल 2006 तक अमेज़न एक जाना माना नाम बन गया था, जो किताबों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ बेच रहा था। लेकिन जेफ बेजोस की दृष्टि, विजन, नजरें केवल ई कॉमर्स तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी रिवॉल्यूशन की फाउंडेशन रखी जिसने न केवल अमेज़न को बल्कि पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को बदल दिया। ये रिवॉल्यूशन था अमेज़न वेब सर्विसेज, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज का फाउंडेशन, जिसने क्लाउड कंप्यूटिंग को आम लोगों और व्यवसायों तक पहुंचाया था। अब दोस्तों वेब सर्विसेज और क्लाउड की सर्विस देना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज थी, क्योंकि आज यूट्यूब चलता है तो वो भी क्लाउड पर, डेटा सेंटर पर चलता है, और ये सर्विस नेटफ्लिक्स है वो भी डेटा सेंटर पर चलता है, तो इसलिए वो जरूरी था टेक्नोलॉजी, ये बड़े पैमाने पर क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस देना। अब ये चैप्टर हमारा चौथा चैप्टर उस विचार का विश्लेषण करता है जो शुरू में एक छोटे से प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था। ये अमेज़न वेब सर्विसेज का विचार एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही अमेज़न का सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला इंजन बन गया, प्रॉफिट का इंजन बन गया था दोस्तों अमेज़न वेब सर्विसेज। ये इंक्रीमेंटल ग्रोथ, धीरे धीरे ग्रोथ आता है दोस्तों। उस वक्त अगर .com बबल के दौरान अमेज़न ने अगर हार मान ली होती और स्वीकार कर लिया होता तो आज अमेज़न ना होता। इसलिए दोस्तों इन्होंने धीरे धीरे ग्रोथ हासिल की, और ई कॉमर्स के अलावा अमेज़न वेब सर्विसेज के जरिए कंप्यूटिंग और इनोवेशन टेक्नोलॉजी में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें भी हाथ आजमाया। अब AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज, उसकी शुरुआत एक साधारण अवलोकन से हुई। अमेज़न की तेजी से बढ़ती ई कॉमर्स जरूरतों के लिए कंपनी ने विशाल सर्वर और डेटा सेंटर बनाए थे उस दौरान, जो इतने बड़े थे कि कंपनी को इतनी बड़े डेटा सेंटर और सर्वर की जरूरत भी नहीं थी, इतने बड़े थे। लेकिन ये सर्वर अब पूरे समय उपयोग में नहीं रहते थे, खासकर छुट्टियों के मौसम में इसका उपयोग नहीवत होता था। अब इसमें उन्होंने क्या सोचा कि हम इसे दूसरे के लिए उपयोगी बना सकते हैं। उसने सोचा कि हम इसे दूसरों को पैसा लेंगे सर्विस का, लेकिन दूसरों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो बेजोस और उनकी टीम ने देखा कि इतनी बड़ी ताकत जिसको दूसरी कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है, इस ताकत को, कंप्यूटिंग पावर को, और उन्हें इस ताकत के उपयोग की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही पड़े हैं सर्वर, डेटा सेंटर, तो हमें किसी को उपयोगी तो बनाना होगा। तो उन्होंने अमेज़न वेब सर्विसेज की शुरुआत की। अब दोस्तों ऑफिशियली अगर बात की जाए तो साल 2006 में अमेज़न ने AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज लॉन्च किया, जो व्यवसायों को सस्ते दामों पर सर्वर, स्टोरेज और कंप्यूटिंग पावर किराए पर देता था। ये एक ऐसी सर्विस थी जिसने स्टार्टअप और बड़े जो वेबसाइट थी और बड़े व्यवसायों को महंगे हार्डवेयर में इन्वेस्टमेंट किए बिना अपनी टेक्नोलॉजी जरूरतें पूरी करने का मौका दिया अमेज़न वेब सर्विसेज ने। अब दोस्तों AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज का पहला प्रोडक्ट सिंपल स्टोरेज सर्विस, जिसको S3 था, S3 कहा गया, सिंपल स्टोरेज सर्विस S3 था पहला प्रोडक्ट अमेज़न वेब सर्विसेज का, जिसने कई कंपनियों को डेटा स्टोरेज करने की सुविधा दी। जबकि इलास्टिक इन्यूट क्लाउड EC2 कहा जाता है, उसने ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर प्रदान की थी। इस सर्विसेज ने स्टार्टअप जैसे नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी और ड्रॉप बॉक्स को सस्ते में स्केल करने में मदद की थी। अब दोस्तों उदाहरण के लिए नेटफ्लिक्स ने AWS का यानी अमेज़न वेब सर्विसेज का उपयोग करके अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस को लाखों यूजर तक पहुंचाया। अमेज़न वेब सर्विस की खासियत यह थी कि इसकी पे एज यू गो मॉडल था उनका, जिसमें कस्टमर केवल उतने संसाधनों के लिए पेमेंट करते थे जितना वे उपयोग करते थे। अब अमेज़न ये मॉडल और टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए इंकलाबी था। अमेज़न का ये मॉडल टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए इंकलाब लेकर आया। फिर भी अमेज़न वेब सर्विसेज की शुरुआत जोखिम भरी थी दोस्तों, क्योंकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि ई कॉमर्स कंपनी टेक्नोलॉजी सर्विसेज में क्यों प्रवेश कर रही है, टेक्नोलॉजी सर्विस क्यों प्रोवाइड कर रही है ई कॉमर्स सेक्टर की कंपनी, ऐसा कई लोगों ने सवाल उठाया।
लेकिन जेफ बेजोस का मानना था कि क्लाउड कंप्यूटिंग भविष्य है। बाद में अमेज़न ने AWS में भारी इन्वेस्टमेंट किया दोस्तों, नए डेटा सेंटर बनाए और टेक्नोलॉजी में टैलेंटेड कर्मचारियों को नियुक्त किया गया। साल 2008 तक AWS अमेज़न वेब सर्विसेज उसका सर्विस तेजी से लोकप्रियता हासिल करने लगी और साल 2010 तक AWS की इनकम $500 मिलियन को पार कर गई और AWS अमेज़न के लिए एक फाइनेंस का वरदान साबित हुआ। अब दोस्तों ये थोड़े से ऐसे ही सर्वर, तो इसकी उनको इनकम भी मिलने लगी कंपनी को, अमेज़न कंपनी को इस सर्विस की। अब इस इनकम ने अमेज़न को अपने ऑनलाइन स्टोर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ताकत दी, क्योंकि उनके पास पैसे आए, जैसे कि प्राइम सर्विसेज को बढ़ाना और नए बाजारों में कंपनी का विस्तार करना। लेकिन वहीं पर प्रतिस्पर्धा भी उभर रही थी, कंपटीशन भी आ रही थी सामने इस टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये वेब सर्विसेज, अमेज़न वेब क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी में। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने 2008 में, जबकि अमेज़न ने पहले किया, बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इंस्पायर होकर साल 2008 में अपनी क्लाउड सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर लॉन्च की और गूगल ने बाद में गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म शुरू किया। लेकिन अमेज़न वेब सर्विस इस बाजार में पहले से ही मौजूद था और AWS यानी अमेज़न वेब सर्विसेज की सस्ती कीमतों में इसे बाजार में लीडर बनाए रखा। साल 2010 तक अमेज़न वेब सर्विसेज क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट का लगभग 70% हिस्सा नियंत्रित कंट्रोल कर रहा था। अब जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी भी हमेशा कस्टमर की लागत कम करने पर फोकस करना है, ये उनका दृष्टिकोण था, यही उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब इस दृष्टिकोण में, जेफ बेजोस के इस दृष्टिकोण में AWS को न केवल टेक्नोलॉजी कंपनी बल्कि सरकारी एजेंसी और नॉन प्रॉफिटेबल संगठनों के लिए भी पहली पसंद का सर्विस प्रोवाइडर बना दिया अमेज़न का AWS। अब इस AWS ने अमेज़न को एक नई पहचान दी, टेक्नोलॉजी में दी, क्लाउड कंप्यूटिंग में दी। और ये अमेज़न अब केवल एक ऑनलाइन स्टोर नहीं था, बल्कि ये एक टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी थी, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों को, दुनिया की जो बड़ी बड़ी नेटफ्लिक्स, दूसरी कई कंपनी है जो वेबसाइट है उनको पावर दे रही थी, उनको शक्ति दे रहा था अमेज़न वेब सर्विसेज। दोस्तों साल 2010 तक अमेज़न की कुल बिक्री $34.2 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें अमेज़न वेब सर्विसेज का योगदान तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहे थे। अब ये दौर साबित करता है, ये जो मैंने चौथा चैप्टर बताया, तो ये कंपनी का ये एरा, ये युग, ये समय बताता है, साबित करता है कि जेफ बेजोस की जोखिम लेने की क्षमता और लंबी रेंज की सोच, इस छोटी रेंज की नहीं, लंबी रेंज की सोच, 6, 10, 7, 15 साल की सोच, जिसने अमेज़न को न केवल बचाया उस .com बबल में भी और उस दौर में भी, बल्कि इसे टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन के केंद्र में स्थापित कर दिया। अब दोस्तों पांचवा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने अमेज़न का किंडल। आपने शायद सुना होगा नाम, जिसने किताबों को डिजिटल बनाकर एक ही डिवाइस पर भर दिया। अब सोचे, एक ही डिवाइस में आपको लाइब्रेरी में ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके पास एक किंडल है, उसमें दुनिया की सारी किताबें हैं। ये था अमेज़न किंडल। अब पांचवा चैप्टर अमेज़न किंडल का शुरू करते हैं। दोस्तों साल 2007 तक अमेज़न एक ऑनलाइन रिटेल जायंट कंपनी बन चुका था, जो किताबों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक सब कुछ ऑनलाइन बेच रहा था। लेकिन जेफ बेजोस का दृष्टिकोण हमेशा भविष्य की ओर रहता था। जिस इंडस्ट्री ने अमेज़न को जन्म दिया, वो इंडस्ट्री थी किताबें, और उसे अब एक नई दिशा में ले जाने का समय था। किताबों से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने इनोवेशन किया, किंडल बनाकर। क्या है किंडल, इसके बारे में आप जानते। जेफ बेजोस ने अवलोकन किया, ऑब्जर्वेशन किया और देखा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी पढ़ने के तरीके को बदल सकती है। टेक्नोलॉजी पढ़ने के तरीके को बदल सकती है, क्योंकि पहले क्या होता था कि कागजों की किताबें हम पढ़ते थे, अब ऐसा नहीं रहा है। अब डिजिटल स्क्रीन पर हम पढ़ सकते हैं कुछ भी, और मैं भी इसी दिशा में काम कर रहा हूं। उन्होंने डिजिटल पेज बनाए, मैं डिजिटल वीडियो बनाऊंगा। मैं कहता हूं ना कि मैं iBook नाम का मैंने काम शुरू किया है और काम भी शुरू किया है, जिसमें आपको बुक का वीडियो मिलेगा, ऑडियो ट्रैक मिलेगा और टेक्स्ट भी मिलेगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी बुक मिलेगी। ये शुरू किया है। अभी में ये 15वीं बुक है जो हम खुद बनाते हैं, मैं खुद अकेला सब कुछ करता हूँ।
दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो इस दृष्टिकोण में उन्होंने सोचा कि पढ़ने के तरीके को भी बदलना है। इस दृष्टिकोण में जन्म दिया अमेज़न किंडल का। एक ई रीडर, सॉरी मिस्टेक हुई है, तो ई रीडर किंडल क्या था? ई रीडर था, जिसने किताबों को डिजिटल युग में ले जाकर पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो होती है उसको हमेशा के लिए बदल दिया। ये अमेज़न की कहानी में एक और क्रांतिकारी समय था। ठीक 19 नवंबर, सुनना ध्यान से सुनना, 19 नवंबर 2007 को अमेज़न ने अपना पहला किंडल लॉन्च किया। ये हल्का और पोर्टेबल डिवाइस था। किंडल जो था वो एक डिवाइस था आईपैड जैसा, जिसमें किताबें पढ़ी जा सकती थी, जो हजारों किताबों को डिजिटल रूप में स्टोर कर सकता था। इसकी यूनिकनेस थी इसकी ई इंक स्क्रीन, इलेक्ट्रिक इंक स्क्रीन थी इसके इस डिवाइस के अंदर, जो कागज जैसा पढ़ने का एक्सपीरियंस देती थी। उसमें आप कुछ लाइन वो क्या करिए अंडरलाइन कर सकते हो, वो कलर बलर कुछ आपका जो करना है वो कर सकते हो। उसको कहा जाता है ई इंक स्क्रीन, जो कागज जैसा पढ़ने का, भौतिक जो कागज होता है उसी तरह पढ़ने का एक्सपीरियंस देती थी। और लंबी बैटरी लाइफ वो तो कमाल की थी, इसकी बैटरी लाइफ भी लंबी थी, ताकि आप लंबे समय तक कभी भी कहीं भी किसी भी किताब को पढ़ सकते हो। अब अमेज़न किंडल की कीमत $399 यानी मान लो कि $400 रखी गई, जो उस समय काफी ज्यादा थी दोस्तों। फिर भी लॉन्च होने के 5 घंटे के भीतर ही ये बिक गया। ये बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों, 5 घंटे के भीतर ही ये बिकना शुरू हो गया। कस्टमर को ये विचार पसंद आया दोस्तों कि ये अच्छा है यार, सारी किताबें वो बैग में लेकर घूमने से ये अच्छा है। एक ही डिजिटल डिवाइस में सारी की सारी किताबें एक डिवाइस में छोटे से, और कस्टमर को ये पसंद आया कि वे एक छोटे से डिवाइस में पूरी लाइब्रेरी ले जा सकते थे, कहीं पर भी, किसी भी दुनिया में, दुनिया के किसी भी कोने में। वो पहले पॉसिबल नहीं था दोस्तों, पहले नहीं पॉसिबल था, क्योंकि बुक्स जो आपको लेनी है वो खरीदनी पड़ेगी, फिर बैग में भरनी पड़ेगी, वो लेकर जानी पड़ेगी, और वो खराब भी हो सकती है, और ये भी खराब भी हो सकता है किंडल भी। लेकिन ये सारी की सारी बुक्स एक ही डिवाइस में रख दी उन्होंने। ये क्रांतिकारी चीज थी दोस्तों। अब अमेज़न ने किंडल स्टोर भी ऑनलाइन रखा। किंडल का जो बुक स्टोर था वो भी ऑनलाइन रखा, जहां से यूजर्स कुछ ही सेकंड में ई बुक्स डाउनलोड कर सकते थे पैसे देकर। और दोस्तों अमेज़न किंडल को सफलता भी बहुत अच्छी मिली, और इसकी किंडल की सफलता का राज था, सीक्रेट था अमेज़न की अनूठी और अद्भुत स्ट्रेटेजी, जिसके तहत जेफ बेजोस ने किंडल को कम कीमत पर बेचने का फैसला किया, ताकि डिजिटल बुक्स की बिक्री में मुनाफा कमाया जा सके। अब अमेज़न ने पब्लिशर के साथ भी डील की, जिससे किंडल स्टोर में लाखों टाइटल यानी लाखों किताबें उपलब्ध हो गए। अब साल 2009 तक, तो साल 2007 में उन्होंने ये किंडल लॉन्च किया था, और 2009 तक अमेज़न ने एक अनूठा काम करते हुए ई बुक्स को भौतिक किताबों से सस्ता रखा। जैसे कोई आप फिजिकल बुक खरीदने जाते हो, उससे सस्ती तो ये डिजिटल बुक थी, जिससे डिजिटल पढ़ाई को बढ़ावा मिला था दोस्तों। ये बिल्कुल रिवॉल्यूशनरी काम था। अब इस स्ट्रेटेजी ने पारंपरिक जो बुक पब्लिशर थे उनको परेशान कर दिया, क्योंकि अमेज़न ने ई बुक्स की कीमतें $9.99 तक कम कर दी। हर किताब के मामले में $9.99 तक उन्होंने कम कर दी फिजिकल बुक से। और जो उन्होंने जेफ बेजोस ने अमेज़न में ये जो स्ट्रेटेजी अपनाई, उसका नाम क्या दिया पता है? लॉस लीडर स्ट्रेटेजी, यानी लॉस का लीडर, लॉस करने वाला लीडर। उस स्ट्रेटेजी को नाम दिया गया जो उन्होंने कीमत कम की डिजिटल बुक की, उसको लॉस लीडर स्ट्रेटेजी कहा गया था। फिर कस्टमर को ये पसंद आया, और किंडल की बिक्री तेजी से बढ़ने लगी आसानी से, क्योंकि वहां पर किताबें सस्ते में मिलती थी, अच्छी मिलती थी, और जहां भी जाओ कहीं पर भी मिल सकती थी। लेकिन इस बाजार में, इस मार्केट में कंपटीशन भी तेजी से उभरी दोस्तों। हो सकता है अमेज़न आगे था, इसने शुरुआत की, लेकिन साल 2009 में, बाद में 2007 में अमेज़न ने किया, लेकिन 2009 में बार्न्स एंड नोबेल, मैं पूरा नाम में थोड़ा क्लियरिटी रखता हूँ, बार्न्स एंड नोबेल, उसने अपने ई रीडर बुक उसको लॉन्च किया। साल 2010 में एप्पल ने आईपैड पेश किया, जो एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस था, लेकिन अमेज़न के किंडल की सस्ती कीमत, विशाल ई बुक का भंडार और पढ़ने के लिए विशेष डिजाइन ने इसे बढ़ावा दिया, क्योंकि ये यूनिक था और एक्सपीरियंस ज्यादा था इस चैप्टर में। 2010 तक अमेज़न ने दावा किया कि उसकी ई बुक की बिक्री भौतिक जो फिजिकल बुक्स आती है उसको पार कर गई थी, और ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था दोस्तों।
अब अमेजोन की किंडल ने अमेजोन कंपनी को डिजिटल सामग्री के बाजार में इस मार्केट में मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। कंपनी ने जल्द ही डिजिटल मैगजीन, न्यूज़पेपर और ऑडियो बुक्स को किंडल प्लेटफॉर्म पर शामिल किया। इसने प्राइम सब्सक्राइबर को भी लाभ पहुंचाया क्योंकि वे किंडल लाइब्रेरी से मुफ्त में किताबें उधार ले सकते थे। साल 2010 तक अमेजोन की बिक्री 34.2 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई दोस्तों, जिसमें डिजिटल सामग्री का योगदान लगातार बढ़ रहा था। अब अमेजोन किंडल केवल एक एडवांस डिवाइस नहीं था, बल्कि ये एक बदलाव का दृष्टिकोण था, रिवॉल्यूशन था। बेजोस ने कहा था, हम किताबें नहीं बेच रहे, हम पढ़ने का अनूठा एक्सपीरियंस प्रदान कर रहे हैं। वो बेच रहे हैं, एक्सपीरियंस बेच रहे हैं, क्योंकि पहले फिजिकल बुक पढ़ी जाती थी, हम डिजिटल उस डिवाइस में पढ़ सकते थे और लाखों किताबें उस डिवाइस में थी। आप एक साथ फिजिकल लाखों बुक लेकर घूम नहीं सकते, लेकिन उस डिवाइस के जरिए आप लाखों बुक लेकर घूम सकते हो। यही तो है दोस्तों इनोवेशन, यही तो है रिवॉल्यूशन। तो उन्होंने कहा कि हम किताबें नहीं बेच रहे, हम पढ़ने का नया अनूठा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। इस दृष्टिकोण में अमेजोन को न केवल रिटेल बल्कि टेक्नोलॉजी और सामग्री के सेक्टर में भी लीडर बनाया। अब अमेजोन के किंडल ने साबित कर दिया कि अमेजोन सिर्फ एक स्टोर नहीं है, प्रोडक्ट का स्टोर नहीं, बल्कि एक ऐसी कंपनी है जो इंडस्ट्रीज को फिर से परिभाषित कर सकती है। जो ये बुक की पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी, इसको फिर से परिभाषित कर दिया ये किंडल लॉन्च करके। पढ़ने का और पब्लिशिंग का वो सब कुछ तरीका बदल गया, डिजिटल हो गया। अब अमेजोन कंपनी का किंडल नयापन भी दे रही थी और इनोवेशन कर रही थी, और इनोवेशन करता है वही लीडर होता है, ये नियम है दोस्तों। अब छठा चैप्टर शुरू करते हैं, अमेजोन का पूरी दुनिया में एक्सपेंशन और दुनिया भर में अमेजोन। अब दोस्तों मैंने वो पहले बताया आपको कि यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन वो एक प्रयोग के तौर पर किया हुआ होगा उन्होंने, लेकिन खास शुरुआत अमेजोन का पूरी दुनिया में एक्सपेंशन, उसके लिए मैंने ये अलग चैप्टर, छठा चैप्टर रखा है। तो उस पर अब एक्सपेंशन, पूरी दुनिया में एक्सपेंशन पर बात करते हैं। साल 2010 तक अमेजोन अमेरिका में एक ई कॉमर्स जायंट बन चुका था, जिसके पास किंडल, प्राइम और अमेजोन वेब सर्विसेज जैसे अनूठे इनोवेशन प्रोडक्ट थे दोस्तों। एक प्रकार का इकोसिस्टम था। लेकिन जेफ बेजोस की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन केवल एक देश तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका सपना था अमेजोन को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म बनाना, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना, जहां दुनिया के हर कोने का कस्टमर कुछ भी खरीद सके। ये उनका दृष्टिकोण था, विजन था। वैसे 2010 में उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया, तो 2010 से लेकर 2015 का दौर अमेजोन के लिए पूरी दुनिया में एक्सपेंशन का विस्तार का स्वर्णिम युग था, जिसमें कंपनी ने यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे नए बाजारों में कदम रखा था। इस दौरान 2010 से 2015 के दौरान ये कहानी उस स्ट्रेटेजी और अनुकूलन साधने की कहानी है जिसने अमेजोन को एक इंटरनेशनल ताकत बनाया, इंटरनेशनल पावर बनाया। अमेजोन ने पहले से ही यूनाइटेड किंगडम, जो मैंने बताया, इसी तरह और जर्मनी और जापान जैसे देशों में अपनी मौजूदगी स्थापित कर ली थी। एक प्रयोग कर लिया कि हमें आगे जाना है बाहरी देशों में। लेकिन 2010 के बाद कंपनी ने और अधिक उभरते बाजारों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया, क्योंकि मार्केट की जरूरत थी, पूरी दुनिया में फैलना था। सबसे महत्वपूर्ण कदम था सबसे बड़े बाजार भारत में प्रवेश करना। दोस्तों आखिरकार 6 जनवरी 2013 को अमेजोन ने amazon.in, .com अलग होता है दोस्तों, और .in का मतलब होता है इंडिया, amazon.india लॉन्च किया, वेबसाइट को भारत में लाया। वैसे भारत एक विशाल भी था और जटिल बाजार था, जहां इंटरनेट की पहुंच बस अभी भी बढ़ रही थी, लेकिन कस्टमर की आदतें और इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से बिल्कुल अलग था। यहाँ पर भारत में अमेजोन ने भारत में सफलता के लिए लोकल स्ट्रेटेजी अपनाई। यहाँ पर बिल्कुल अलग था, तो उन्होंने अलग से काम शुरू किया। उदाहरण के लिए कंपनी ने हिंदी और अन्य लोकल भाषाओं में अपनी वेबसाइट पेश की। सबसे पहले तो यही काम करना था। दूसरा, कैश ऑन डिलीवरी जैसे पेमेंट ऑप्शन शुरू किए, क्योंकि यहाँ पर पहले से पेमेंट कोई नहीं करता। और ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, वहां तक डिलीवरी के लिए लोकल लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ काम किया। जो लोकल लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स थे उनके साथ पार्टनरशिप की। अब भारत में अमेजोन का मुकाबला फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे लोकल हमारे भारतीय जायंट से था, मुकाबला यानी कंपटीशन। लेकिन जेफ बेजोस ने इस चुनौती को भी अवसर में बदल दिया दोस्तों। और चुनौती को अवसर में बदलने की कला
आपको इन सारी मेरी आई बुक्स में से सीखने को मिलेगी। जैसे अमेजोन ने किया उसी तरह एक हिंट मिलती है दोस्तों कि कैसे हो रहा है ये। अब अमेजोन ने भारत में भारी इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि बहुत बड़ा बाजार था, जिसमें हैदराबाद, बेंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में फुलफिलमेंट यानी वेयर हाउस सेंटर इंस्टॉल किए गए। साल 2013 में आई और साल 2014 में अमेजोन ने भारत में प्राइम सर्विस भी लॉन्च किया, जो तेज डिलीवरी और विशेष बेनिफिट्स प्रदान करता था। कंपनी ने लोकल विक्रेताओं को अपने मार्केट प्लेस से जोड़ा, लोकल जो विक्रेता थे उनको भी अपने मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म से जोड़ा, जिससे क्या हुआ कि छोटे व्यवसायों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कस्टमर तक पहुंच मिलने लगी और सबको अच्छा लगने लगा कि ये तो रिवोल्यूशनरी है, हमारे फायदे की बात है। अब इसी स्ट्रेटेजी में दोस्तों अमेजोन को भारतीय कस्टमर के बीच तेजी से लोकप्रिय बनाया, क्योंकि भारत के विक्रेताओं ने जब अपनाया मार्केट प्लेस को, अमेजोन मार्केट प्लेस, तो फिर कस्टमर ने भी अपनाया। अब भारत के अलावा अमेजोन ने दूसरे देशों में भी एक्सपेंशन किया। साल 2011 में भारत से पहले 2011 में भारत में 2013 में आई, लेकिन 2011 में कंपनी ने स्पेन और इटली में अपनी सर्विस शुरू की थी। वहीं साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको में भी अपनी अमेजोन में प्रवेश कर लिया। अब इस एक्सपेंशन के दौरान हर देश में अमेजोन ने उनका लोकल कल्चर और जरूरतों को समझकर अवलोकन किया और अपनी सर्विसेज को एडजस्ट किया, क्योंकि कल्चर अलग था हर देश का, हर देश की खरीदने की आदतें अलग अलग थी, तो एडजस्टमेंट करना पड़ा। उदाहरण के लिए जापान में, जहां कस्टमर जो फास्ट और विश्वसनीय डिलीवरी की उम्मीद करते थे, वहां पर ये होता है उनका कल्चर, तो वहां पर अमेजोन ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को और मजबूत किया ताकि फास्ट डिलीवरी दी जा सके सामान की। अब यूरोप में कंपनी ने लोकल भाषाओं और लोकल करेंसीज में अपना वेबसाइट पेश की, क्योंकि वहां पर वो जरूरी हुआ तो वो किया। इस तरह एडजस्टमेंट करके पूरी दुनिया में एक्सपेंशन किया और पूरी पृथ्वी पर अमेजोन ही हो गया दोस्तों ई कॉमर्स सेक्टर में खिलाड़ी है आज। अब दोस्तों एक्सपेंशन का सवाल ये तो ठीक है, लेकिन जैसे पूरी दुनिया में एक्सपेंशन करने के लिए लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो है लॉजिस्टिक्स, उसमें भारी इन्वेस्टमेंट बहुत बेहद जरूरी था। तो अमेजोन ने दुनिया भर में नए फुलफिलमेंट सेंटर्स खोले यानी वेयर हाउस खोले, जिनमें ऑटोमेशन और रोबोटिक्स का उपयोग भी शुरू हुआ। साल 2015 तक अमेजोन के पास 100 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे जो तेज डिलीवरी को संभव बना रहे थे। अब कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन को इतना एफिशिएंट बनाया कि कस्टमर एक दिन या कुछ घंटों के भीतर ही सामान प्राप्त कर सकता था। इस एक्सपेंशन के दौरान क्वालिटी पर भी ध्यान दिया और एक्सपेंशन भी जारी रखा। तो इस एक्सपेंशन के दौरान अमेजोन की पूरी दुनिया में बिक्री, पूरी दुनिया की अब काउंटिंग करें तो 2010 के वो $34.2 बिलियन से बढ़कर 2015 में $107 बिलियन तक पहुंच गई दोस्तों। इसके बावजूद अमेजोन का पूरी दुनिया में एक्सपेंशन आसान नहीं था। कई देशों में रेगुलेशन मुश्किलें, सरकारी जो रेगुलेशन रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं तो उसकी मुश्किलें, और लोकल जो प्रतिस्पर्धा लोकल कंपनी थी ई कॉमर्स के सेक्टर में, उनसे प्रतिस्पर्धा ने अमेजोन को परेशान किया था। भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नियमों ने अमेजोन को अपने मॉडल को बदलने के लिए मजबूर किया, क्योंकि भारत में नियम अलग थे। फॉरेन की कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती थी, तो यहाँ पर नियम अलग थे भारत में। तो अमेजोन को अपने मॉडल को, बिजनेस मॉडल को एडजस्ट करना पड़ा, मजबूर किया बदलने के लिए, और नियमों के साथ तालमेल बिठाना पड़ा। फिर भी जेफ बेजोस की स्ट्रेटेजी थी कस्टमर एक्सपीरियंस पर फोकस और लोकल एडजस्टेबिलिटी में अमेजोन को सफलता आखिरकार दिला ही दी। आखिरकार साल 2015 तक अमेजोन दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन रिटेलर के रूप में उभरा, जो न केवल ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहा था बल्कि पूरी दुनिया में लोगों की लाइफस्टाइल, जीवन शैली को भी बदल रहा था। शॉपिंग की जो हैबिट्स थी उसको भी बदल रहा था, शॉपिंग के तरीके बदलने लगे थे क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ खरीद रहे थे। अब दोस्तों शुरू करते हैं 7वां चैप्टर, जिसका मैंने नाम दिया है अमेजोन मार्केट प्लेस। ये क्या चीज थी जिसने भारतीय विक्रेताओं को जगह दी थी, जिसने छोटे व्यवसायों को सशक्त किया अमेजोन मार्केट प्लेस ने। तो अब चैप्टर 7 शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों साल 2010 तक अमेजोन ने खुद को एक वर्ल्ड ई कॉमर्स जायंट के रूप में स्थापित कर लिया था 2010 तक। लेकिन जेफ बेजोस का दृष्टिकोण केवल अपने प्रोडक्ट बेचने तक सीमित नहीं था। वे चाहते थे कि अमेजोन एक ऐसा मंच बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां दुनिया भर के छोटे व्यवसाय और एंटरप्रेन्योर, उद्यमी अपने प्रोडक्ट कस्टमर तक आसानी से पहुंचा सके। अब उनके इस दृष्टिकोण ने अमेजोन मार्केट प्लेस को और मजबूत किया।
ये उनका एक प्लेटफॉर्म था जहां पर विक्रेता अपने प्रोडक्ट रख सकते थे ऑनलाइन बेचने के लिए, जो साल 2000 में शुरू हुआ था मार्केट प्लेस। लेकिन 2010 से 2015 के बीच जब उनका वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन हुआ, उस दौरान इस कालखंड के बीच 2010 से 2015 के बीच अमेजोन मार्केट प्लेस मंच जो उनका प्लेटफॉर्म था, मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म, लाखों विक्रेताओं के लिए एक गेम चेंजर बन गया। अब हमारा ये 7वां चैप्टर उस कहानी को बयान करता है जिसमें अमेजोन ने छोटे व्यवसायों को सशक्त करके दुनिया में अपनी पहुंच बढ़ाई और विस्तार किया, एक्सपेंशन किया। अमेजोन मार्केट प्लेस ने विक्रेताओं को कंपनी के विशाल प्लेटफॉर्म पर अपने प्रोडक्ट बेचने की रखने की सुविधा दी। इससे क्या हुआ कि छोटे व्यवसायों को बिना अपनी वेबसाइट बनाए, बिना अपना स्टोर, ऑनलाइन स्टोर बनाए लाखों कस्टमर तक पहुंच मिलने लगी। साल 2010 तक मार्केट प्लेस अमेजोन की बिक्री का एक बड़ा हिस्सा बन चुका था। विक्रेताओं के लिए अमेजोन ने फुलफिलमेंट बाय अमेजोन यानी FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन सर्विस शुरू की थी उन्होंने, जिसमें विक्रेता अपने प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेज सकते थे और अमेजोन में पैकेजिंग, शिपिंग और कस्टमर सर्विस को संभाल लेता था। सिर्फ उनको अमेजोन के वेयर हाउस तक भेजना होता था विक्रेता को अपना प्रोडक्ट, फिर बाद में जो कहाँ पहुंचाना है वो सब कुछ अमेजोन कंपनी संभाल लेती थी। ये विक्रेताओं के लिए रिवोल्यूशनरी था दोस्तों, क्योंकि उनकी मार्केट बढ़ी, इसके कारण पूरी दुनिया तक पहुंच मिली अमेजोन मार्केट प्लेस के कारण। अब अमेजोन के मार्केट प्लेस ने छोटे व्यवसायों के लिए दुनिया की बाजार में प्रवेश को आसान बना दिया। जैसे अलीबाबा ने चाइना में किया था, उसी तरह अमेजोन ने भारत में किया। भारत में मार्केट प्लेस ने छोटे व्यवसाय जो थे वो खुद तो पहुंच नहीं सकते विदेशी बाजारों में, लेकिन दुनिया के बाजार में प्रवेश के लिए आसान बना दिया मार्केट प्लेस ने इन सारी चीजों को। जैसे कि किसी को घड़ी बेचनी है, कोई लोकल हमारा मैन्युफैक्चरर है, निर्माता है, उसको घड़ी बेचनी है तो वो खुद जाकर, इतनी औकात नहीं है कि विदेश में जाकर बेच सके, लेकिन मार्केट प्लेस के जरिए, अमेजोन के इस मार्केट प्लेस मंच के जरिए आसानी से ऑनलाइन बेच सकता था। इसलिए विक्रेताओं के लिए ये मार्केट प्लेस गेम चेंजर था। और सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में उन्होंने सर्विस दी थी। भारत में जहां अमेजोन ने 2013 में प्रवेश किया था, तो भारत में मार्केट प्लेस ने लोकल विक्रेताओं के लिए एक रिवोल्यूशन ला दिया, क्रांति ला दी, इंकलाब ला दिया। उदाहरण के लिए टाइड रिबन, एक छोटा सा भारतीय ब्रांड जो हस्त निर्मित राखियां बनाता था, उसने अमेजोन के मंच, उस मार्केट प्लेस के मंच के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों, कस्टमर तक पहुंच बनाई आसानी से। इसी तरह मिनीकल्ट, एक भारतीय कपड़ा ब्रांड जिसने अपनी अनूठी डिजाइनों को अमेजोन मार्केट प्लेस के जरिए लाखों घरों तक पहुंचाया पूरी दुनिया में। साल 2014 में अमेजोन ने भारत में साहेली कार्यक्रम शुरू किया था, जो विशेष रूप से महिलाओं के नेतृत्व वाले जो व्यवसाय थे, जिस व्यवसाय का नेतृत्व महिला करती थी, उसको बढ़ावा देता था साहेली कार्यक्रम। इस कार्यक्रम ने हस्तशिल्प, गहने और परिधान यानी पोशाक, इन जैसे प्रोडक्ट को बेचने वाली महिला एंटरप्रेन्योर को प्रशिक्षण भी दिया, मार्केटिंग में भी प्रशिक्षण दिया और लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान की। अब पूरे वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड वाइड, अमेजोन मार्केट प्लेस ने लाखों विक्रेताओं को अपने मंच से जोड़ा और साल 2015 तक अमेजोन के मंच पर 2 मिलियन से अधिक थर्ड पार्टी विक्रेता थे, जो कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 50% हिस्से में योगदान दे रहे थे। कंपनी के बिक्री में 50% यानी 50% की हिस्सेदारी उनकी थी, योगदान दे रहे थे कंपनी में। एक तरह से ये अमेजोन के लिए दोहरा लाभ था, 2 हाथ में लाडू थे, जिस हाथ में से वो खा सकता था। पहला था मार्केट प्लेस, जिसने प्रोडक्ट की विविधता को, डाइवर्सिटी को बढ़ाया, जिसमें कंज्यूमर को सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिला इसके कारण। और दूसरा, विक्रेताओं से मिलने वाली फीस से, जो वो मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट रखने पर उन विक्रेताओं से फीस वसूलते थे अमेजोन मार्केट प्लेस वाले, तो उस फीस ने कंपनी की इनकम को और मजबूत किया और बढ़ाया, इनकम भी बढ़ने लगी कंपनी की। इससे भी आगे अमेजोन ने विक्रेताओं को डेटा एनालिटिक्स टूल भी प्रदान किया, जिससे वे अपनी बिक्री और कस्टमर के व्यवहार को समझ सके। अब दोस्तों, इतना होते हुए भी मुसीबतें कम नहीं थी, मुश्किलें कम नहीं थी। कुछ विक्रेताओं ने शिकायत की कि अमेजोन की फीस ज्यादा थी। कुछ विक्रेताओं ने ऐसी चिंता जताई कि फीस ज्यादा लेते हैं और कंपनी के अपने प्रोडक्ट जो अमेजोन के खुद के हैं, उसके साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल था।
अब भारत में लोकल नियमों ने मार्केट प्लेस मॉडल को जटिल बना दिया, नियमों ने ही जटिल बना दिया, क्योंकि भारत में विदेशी कंपनियों को सीधे रिटेल करने की अनुमति नहीं थी दोस्तों उस वक्त। अब पता नहीं, लेकिन उस वक्त किसी विदेशी कंपनियों को भारत में सीधे रिटेल करने की अनुमति नहीं थी, ये भारत का नियम था और यही पतन का कारण बना। अब दोस्तों फिर भी अमेज़न ने इन बाधाओं को पार किया और साल 2015 तक कंपनी की पूरी दुनिया में बिक्री $107 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें मार्केट प्लेस उनका जो था मंच प्लेटफॉर्म, उसका योगदान इस बिक्री में योगदान उसका महत्वपूर्ण था दोस्तों। अमेज़न मार्केट प्लेस ने साबित किया कि अमेज़न केवल एक रिटेलर कंपनी नहीं है, बल्कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो एंटरप्रेन्योर को सशक्त करता है। अमेज़न के साहेली जैसे कार्यक्रमों ने सामाजिक प्रभाव भी डाला, खासकर भारत जैसे बाजारों में इनका प्रभाव ज्यादा था। इस दौर ने दिखाया कि अमेज़न ने न केवल अपने लिए बल्कि लाखों छोटे दूसरे व्यवसायों के लिए भी अवसर पैदा किए। यही तो होती है दोस्तों भलाई की जुबान। अब दोस्तों 8वां चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम दिया है मैंने अमेज़न का एलेक्सा। एलेक्सा क्या था? बहुत क्रांतिकारी चीज है और मजेदार कहानी है आपकी, जो कस्टमर के बोलने पर ऑर्डर करवाता था और घर के प्राथमिक कार्य जो होते हैं, लाइट जलानी हो, दरवाजा बंद करना हो, वो सब कुछ जो प्राइमरी वर्क होते हैं वो भी उसमें मदद करता था ये एलेक्सा, अमेज़न का एलेक्सा। तो इसकी अब कहानी का पता लगाते हैं। साल 2014 तक अमेज़न ने ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सामग्री में अपनी मजबूत स्थिति बना ली थी, लेकिन जेफ बेजोस की नजरें हमेशा की तरह भविष्य पर टिकी रहती थी। वे अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी की तलाश में थे जो कस्टमर के जीवन को और आसान बना दे। बेजोस की इस तलाश ने जन्म दिया एलेक्सा को जन्म दिया। अब एलेक्सा क्या था? एलेक्सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला वॉइस असिस्टेंट था, जिसने न केवल खरीदारी को यानी शॉपिंग को नहीं बदला, बल्कि स्मार्ट होम की कॉन्सेप्ट को भी आम लोगों तक पहुंचा दिया। ये हमारा 8वां चैप्टर उस रिवॉल्यूशन की, उस क्रांति की कहानी है जिसने अमेज़न की टेक्नोलॉजी इनोवेशन के शिखर पर स्थापित किया। इस टेक्नोलॉजी ने, इस इनोवेशन ने अमेज़न कंपनी को इनोवेशन के शिखर पर स्थापित कर दिया। नवंबर 2014 में अमेज़न ने अमेज़न इको लॉन्च किया था। एक स्मार्ट स्पीकर था जिसमें एलेक्सा नामक वॉइस असिस्टेंट था, उसका नाम दिया था एलेक्सा। एक वैसे तो अंग्रेज का नाम होता है एलेक्सा शायद, तो वो एक स्पीकर था और उसका नाम दिया था एलेक्सा। एलेक्सा नाम का वॉइस असिस्टेंट था। एलेक्सा बनाने के लिए स्टार ट्रैक के कंप्यूटर से प्रेरणा मिली थी उनको, अमेज़न को, जेफ बेजोस को। ये जो स्टार ट्रैक का कंप्यूटर था, वो कंप्यूटर आवाज के आदेशों से काम करता था, बोलने से काम करता था, बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है, बोलने से काम करता था। अब शुरुआत में एलेक्सा साधारण काम कर सकती थी, साधारण, उतनी तेज नहीं थी, जैसे मौसम बताना, संगीत बजाना और टाइमर सेट करना, एक प्राइमरी वर्क करता था। लेकिन अमेज़न की महत्वाकांक्षा, एम्बिशन इससे कहीं बड़ी थी दोस्तों। जेफ बेजोस चाहते थे कि एलेक्सा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जो कस्टमर को शॉपिंग, मनोरंजन और घरेलू उपकरणों को, जो इलेक्ट्रिक उपकरण आते हैं, पंखा आता है, फ्रिज आता है, वो बल्ब आता है, उसको कंट्रोल करने का इंटीग्रेटेड तरीका दे और लाइफस्टाइल को आसान बनाए। जैसे कि घर में इन्हीं सारी छोटी मोटी चीजों में टाइम बहुत बर्बाद हो जाता है, तो उन्होंने ये आसान कर दिया, बोलने से काम हो जाता था। अब शुरुआत में इस इको की कीमत $199 थी दोस्तों, यानी $200 गिन लो, $1 कम रखा उन्होंने। ये तो मार्केटिंग का एक तरीका होता है, $1 कम रखते हैं वो लोग, ताकि आपको लगे ना, ऐसा लगे कि कम है। लेकिन प्राइम सब्सक्राइबर के लिए ये सिर्फ $99 में पेश किया गया था, जिससे इसकी शुरुआती बिक्री सेल को बढ़ावा मिला था। अब एलेक्सा की सफलता का रहस्य था, सीक्रेट था इसकी ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम साल 2015 में अमेज़न ने एलेक्सा स्किल किट, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है ASK, एलेक्सा स्किल किट लॉन्च किया, जिसमें डेवलपर्स को एलेक्सा के लिए नई स्किल्स यानी एप्लीकेशन बनाने की सुविधा दी और इससे एलेक्सा की क्षमताएं तेजी से बढ़ने लगी। उदाहरण के लिए यूजर्स, एलेक्सा का यूजर एलेक्सा से पिज्जा ऑर्डर करने, उबर बुक करने या स्मार्ट तरीके से लाइट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कहकर बोलकर काम करवा सकता था। साल 2018 तक
एलेक्सा के पास 50,000 से अधिक स्किल्स थे। स्किल यानी टैलेंट, 50,000 से भी ज्यादा स्किल्स थे और ये 40 से अधिक देशों में उपलब्ध था ये प्रोडक्ट। अब अमेजोन ने इसे और सस्ता बनाया, जैसे कि इको डॉट, जिसकी कीमत तो $50 से कम थी। इस किफायत ने इसे लाखों घरों तक पहुंचा दिया। अब दोस्तों एलेक्सा ने ई कॉमर्स, अमेजोन के ई कॉमर्स व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया, क्योंकि यूजर्स अब आवाज से खरीदारी कर सकते थे। जैसे एलेक्सा एक कॉफी मेकर ऑर्डर कर दो, ऐसा कहते हैं। ये प्राइम सब्सक्राइबर के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक था, क्योंकि वे तेज डिलीवरी का लाभ उठा सकते थे, ऐसा कहकर ऑर्डर करवा सकते थे। इसने अमेजोन को कस्टमर के साथ और गहरा संबंध बनाने में मदद की। एक रिलेशन बन गया, जैसे पति पत्नी का रिलेशन होता है उस तरह, और कस्टमर न रहकर अमेजोन के फ्रेंड बन गए। इसके साथ ही एलेक्सा ने स्मार्ट होम मार्केट में क्रांति ला दी, जिसमें इको डिवाइस, स्मार्ट बल्ब, थर्मोस्टेट और सिक्योरिटी कैमरों को नियंत्रित कंट्रोल कर सकते थे, जिसमें स्मार्ट होम को आम लोगों के लिए सुलभ बनाया। इसको कहा जाता है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम किसको कहा जाता है? जहां पर एडवांस सुविधाएं हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये आप बोलकर आप वो काम करवा सकते हो, जिसमें स्मार्ट होम को उस कॉन्सेप्ट को ही आम लोगों के लिए सुलभ बना दिया। और सिर्फ बोलने से घर में प्राथमिक काम जो होते हैं, जिसमें छोटे छोटे कामों में समय बर्बाद होता है, वो प्राथमिक काम आसानी से बोलने से होने लगे। ये बिल्कुल रिवोल्यूशनरी था। लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा भी तेज थी। इसमें भी साल 2016 में गूगल ने भी अपना गूगल होम लॉन्च किया था और एप्पल ने भी 2018 में होम पोड पेश किया था। लेकिन अमेजोन की सबसे पहले से ही मौजूदगी, ये लीडर था, क्योंकि उन्होंने पहले लॉन्च किया था, उन्होंने बाद में कॉपी किया एप्पल और गूगल ने। तो अमेजोन की पहले से ही स्थापित मौजूदगी और सस्ती कीमतों ने एलेक्सा को बाजार में बढ़ावा दिया। साल 2018 तक अमेजोन ने 100 मिलियन से ज्यादा एलेक्सा सक्षम डिवाइस बेचे थे, 100 मिलियन से ज्यादा। अब कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भारी इन्वेस्टमेंट किया, जिससे एलेक्सा की भाषा समझने की क्षमता और उसकी काम करने की सटीकता बढ़ी। मतलब कोई अपनी लोकल भाषा में कहता है तो वो समझ नहीं पाता, तो उसकी क्षमता बढ़ी और सटीकता भी बढ़ी काम करने की। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग अमेजोन ने अपने वेयर हाउस और डिलीवरी सिस्टम और कस्टमर के रिकमेंडेशन को बेहतर बनाने में भी किया था। अब साल 2018 तक अमेजोन की बिक्री $232.9 बिलियन तक पहुंच गई दोस्तों, जिसमें एलेक्सा और इको डिवाइसेस का योगदान बिल्कुल महत्वपूर्ण था इस बिक्री बढ़ने में। भारत जैसे बाजारों में भी अमेजोन ने 2017 में एलेक्सा लॉन्च किया था, और ये हिंदी और अन्य हमारी दूसरी गुजराती, बंगाली, कन्नड़, वो सब कुछ लोकल भाषाएं है, उसमें भी उपलब्ध होकर कस्टमर के बीच लोकप्रिय हो गया एलेक्सा। और स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट भारत में भी अप्लाई हो पाया। अब दोस्तों अमेजोन के एलेक्सा ने साबित किया कि अमेजोन केवल एक रिटेल कंपनी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी पावर थी जो भविष्य को आकार दे रही थी। जेफ बेजोस ने कहा, एलेक्सा वो टेक्नोलॉजी है जो कस्टमर के जीवन को आसान बनाती है। और ये दौर अमेजोन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशन की एक झलक थी दोस्तों, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेजोन का कितना योगदान है। तो ये मैंने झलक बताई आपको। अब 9वां चैप्टर शुरू करते हैं। टोटल 12 चैप्टर की बुक है, और 9वां चैप्टर जिसका नाम दिया है मैंने अमेजोन की डिलीवरी का भविष्य और कस्टमर के सोचने से पहले सामान उसके सामने। अब सोचो अभी ये तो यार कैसा हुआ, वो रामायण महाभारत में नहीं होता था, सोचने से पहले सामान हाथ में, ये कर रहा है। क्या बात है यार। ये दोस्तों है टेक्नोलॉजी। साल 2015 तक, अभी 9वां चैप्टर शुरू करते हैं, साल 2015 तक ये उनका टारगेट है कि सोचने से पहले सामान हाथ में होना चाहिए, इतनी तेज डिलीवरी देनी है। अब अमेजोन ने 2015 तक ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी साख, यानी अपनी अच्छी वो क्या कहते हैं, लोगों की के प्रति अच्छी भावना और लोगों की अच्छी बातें, यानी साख पूरते हैं ना, वो मुझे नहीं आता है हिंदी में, तो अपनी अच्छी खासी साख बना ली थी। लेकिन जेफ बेजोस का मानना था कि कंपनी की असली ताकत उसकी डिलीवरी सिस्टम में है। उसको अगर अच्छा किया जाए तो उसकी ताकत बढ़ सकती है। कस्टमर को तेज, सस्ती और विश्वसनीय डिलीवरी देना ही अमेजोन के मिशन का मूल मिशन उनका ये था। साल 2015 से 2020 के बीच
अमेजोन ने लॉजिस्टिक्स और रोबोटिक्स में अभूतपूर्व इनोवेशन किए दोस्तों, जिसने न केवल कंपनी को बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को बदल दिया। ये नोवा चैप्टर हमारा अमेजोन की उस रिवॉल्यूशन की, उस क्रांति की कहानी है जिसमें अमेजोन ने डिलीवरी को बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक बना दिया, भविष्यवादी बना दिया। अमेजोन के लिए तेज डिलीवरी देने का मतलब था अपने फुलफिलमेंट सेंटर यानी वेयर हाउस, उसको और स्मार्ट बनाना। इसलिए 2015 में कंपनी ने अपने वेयर हाउस में रोबोटिक्स का उपयोग भी बढ़ा दिया। एक कीवा सिस्टम जिसे अमेजोन कंपनी ने 2012 में $775 मिलियन में खरीदा था, इस कीवा सिस्टम को उसने छोटे नारंगी रोबोट्स प्रदान किए जो सामान को तेजी से इकट्ठा कर सकते थे। ये रोबोट वेयर हाउस में अलमारियों को कर्मचारियों तक ले जाते थे, सामान को नहीं, पूरी की पूरी अलमारी को कर्मचारियों तक ले जाते थे, जिससे ऑर्डर प्रोसेसिंग का समय आधा हो गया। आधे समय में ऑर्डर का प्रोसेसिंग होने लगा। साल 2018 तक अमेजोन के पास 1 लाख से अधिक रोबोट थे जो 200 से अधिक फुलफिलमेंट सेंटर यानी उनके वेयर हाउस में काम कर रहे थे। कार्यों के इस ऑटोमेशन, इसको ऑटोमेशन कहा जाता है, जो ऑटो मोड पर चलता है, ऑटोमेटिक कार्यों के इस ऑटोमेशन ने अमेजोन को प्राइम की 2 दिन डिलीवरी को और विश्वसनीय बनाया। अब अमेजोन ने भविष्य की सोच के साथ, फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ अमेजोन प्राइम एयर की शुरुआत की थी, जो एक ड्रोन डिलीवरी सिस्टम थी। ड्रोन के जरिए डिलीवरी सामान की दी जाती थी। साल 2016 में कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में पहली बार ड्रोन से डिलीवरी का सफल परीक्षण किया, जिसमें सिर्फ 13 ही मिनट के भीतर पैकेज को कस्टमर तक पहुंचाया गया था। 13 मिनट में ऑर्डर किया और 13 मिनट में पैकेज पहुंच गया। अब इन सारे इनोवेशन के बावजूद रेगुलेटरी बाधाएं, यानी सरकारी जो नियम कंपनी को रेगुलेट करते हैं, उन बाधाओं और टेक्नोलॉजी चैलेंजेस के कारण ड्रोन डिलीवरी बड़े पैमाने पर अप्लाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इसने अमेजोन की इनोवेशन की महत्वाकांक्षाओं को जरूर दर्शाया कि अमेजोन इनोवेशन किस हद तक कर सकता है। अब जेफ बेजोस ने कहा था, ये जेफ बेजोस के शब्द है, थोड़ी ध्यान से सुनना। हम डिलीवरी को इतना तेज बनाना चाहते हैं कि कस्टमर के सोचने से पहले सामान उसके पास पहुंच जाए। हम इतनी फास्ट डिलीवरी देना चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो फास्ट यूनिक चीज देता है वही लीडर रहता है। इसलिए कंपटीशन में आगे बढ़ने के लिए ये इतनी फास्ट डिलीवरी देने की जरूरत है। अब इस दृष्टिकोण ने अमेजोन को 1 डे और सेम डे डिलीवरी जैसे सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। 1 डे यानी एक दिन में, सेम डे यानी उसी ही दिन आपको सामान मिल जाता है। 1 डे मतलब एक दिन में आपको सामान मिल जाता है। इस तरह की सर्विस शुरू करने के लिए प्रेरित किया। अब अमेजोन ने थर्ड पार्टी डिलीवरी सर्विस जैसे यूएसपी और FedEx उस पर निर्भरता कम करने का फैसला किया। साल 2018 में कंपनी ने डिलीवरी सर्विस पार्टनर यानी DSP प्रोग्राम शुरू किया। जिसमें छोटे व्यवसायों को अमेजोन के लिए डिलीवरी वैन चलाने का मौका मिला। इसके साथ ही अमेजोन ने अपनी खुद की डिलीवरी वैन और ट्रक बेड़े में इन्वेस्टमेंट किया। अमेजोन ने साल 2020 तक अमेजोन के पास 40,000 से ज्यादा डिलीवरी वैन और 100 से ज्यादा डिलीवरी एरोप्लेन थे। इस स्वनिर्भर यानी आत्मनिर्भर लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ने कंपनी को लागत कम करने और डिलीवरी समय को तेज करने में मदद की। अब वैसे भारत में अमेजोन ने लोकल मुश्किलों को पार करने के लिए थोड़ी अनूठी स्ट्रेटेजी अपनाई। ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए कंपनी ने आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम शुरू किया। आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम, जिसमें लोकल दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को डिलीवरी पार्टनर बनाया गया। साल 2020 तक भारत में अमेजोन के 60,000 से ज्यादा अमेजोन के डिलीवरी पार्टनर थे, जो देश के 98% पिन कोड तक सामान पहुंचा रहे थे। अमेजोन ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भी शुरू किया ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। इसने ग्राहकों का विश्वास जीता और फ्लिपकार्ट जैसे हमारे लोकल प्रतिस्पर्धियों से कड़ी टक्कर दी गई। साल 2020 तक अमेजोन की पूरी दुनिया में कुल टोटल सेल $386 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी का बड़ा योगदान था दोस्तों। लेकिन इसमें चुनौतियां भी थी। अमेजोन वेयर हाउस के कर्मचारियों ने काम की परिस्थितियों और वेतन को लेकर शिकायतें की, लेकिन फिर भी
अमेजोन की लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन ने साबित किया कि कंपनी केवल सामान बेचने वाली नहीं बल्कि डिलीवरी के उज्जवल भविष्य को आकार देने वाली पावर है, शक्ति है। ये दौर जो मैंने बताया अमेजोन की टेक्नोलॉजी और संचालन क्षमता का इंडिकेटर था, जो आपने देखा इंडिकेट किया जिसने कि अमेजोन किस हद तक टेक्नोलॉजी में कितने एडवांस है और संचालन किस हद तक करती है, ये इंडिकेट किया, जिसने इसे वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर अजय बना दिया, जिसको कोई हरा नहीं सकता था। अब दोस्तों 10वां चैप्टर शुरू करते हैं। तो अमेजोन के कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, कोविड-19 महामारी के दौरान संकट में अवसर था। उसी संकट में अमेजोन के लिए तो अवसर था ऑनलाइन शॉपिंग में। साल 2020 की शुरुआत में दुनिया एक अभूतपूर्व संकट से जूझ रही थी और कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को ठप कर दिया। दुकानें बंद हो गई और लोग अपने घरों तक सीमित हो गए। वैसे इस संकट ने कई कंपनियों के लिए मुश्किलें लाई, लेकिन अमेजोन के लिए ये अपने आप एक अवसर बन गया अपने आप में। जेफ बेजोस और उनकी टीम ने इस दौर में न केवल कंपनी को स्थिर रखा, स्टेबल रखा, बल्कि इसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये हमारा 10वां चैप्टर उस कहानी को बयान करता है जब अमेजोन ने वैश्विक संकट को अवसर में बदलकर अपनी ताकत को साबित किया था। दोस्तों कोविड-19 महामारी के दौरान जब लोग घरों में बंद थे, तब ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड आसमान छूने लगी। अमेजोन जो पहले से ही तेज डिलीवरी और विशाल प्रोडक्ट सीरीज के लिए जाना जाता था, इस संकट में कोविड-19 महामारी के दौरान कस्टमर की पहली पसंद अमेजोन बन गया। उस साल 2020 में अमेजोन की पूरी दुनिया में टोटल सेल $386 बिलियन से बढ़कर $469.8 बिलियन तक पहुंच गई, जो अमेजोन की एक साल में 22% की बढ़ोतरी थी। उस दौरान प्राइम मेंबरशिप की मांग भी बढ़ी, क्योंकि लोग फटाफट सामान चाहते थे। लोग तेज डिलीवरी और डिजिटल सामग्री जैसे प्राइम वीडियो की ओर आकर्षित हुए। भारत जैसे बाजारों में जहां लॉकडाउन ने लोकल दुकानों को बंद कर दिया, अमेजोन ने आवश्यक सामान जैसे कि किराना और दवाइयां ऑनलाइन उपलब्ध कराकर कंज्यूमर का भरोसा जीता था उस वक्त। दोस्तों कंपनी की इस वृद्धि के लिए अमेजोन ने अपने लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को और एक्सपेंड किया। कंपनी ने 2020 में 1 लाख नए कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिससे रोजगार भी बढ़ा, जिससे पूरी दुनिया में अमेजोन की वर्कफोर्स टोटल कुल मिलाकर 1.3 मिलियन तक पहुंच गई वर्कफोर्स अमेजोन की। उस दौरान नए फुलफिलमेंट सेंटर्स खोले गए, वेयर हाउस खोले गए और डिलीवरी व्हीकल की संख्या बढ़ाकर 70,000 से ज्यादा कर दी गई। अब भारत में अमेजोन ने लोकल शॉप्स ऑन अमेजोन प्रोग्राम को तेजी से बढ़ावा दिया, जिसने छोटे दुकानदारों को ऑनलाइन बिक्री शुरू करने में मदद की। इसने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अमेजोन की पहुंच को मजबूत कर दिया। लेकिन ये दौर मुश्किलों से खाली नहीं था दोस्तों अमेजोन के लिए भी। वेयर हाउस के कर्मचारियों ने काम की परिस्थितियों और सुरक्षा को लेकर शिकायतें की, क्योंकि कोविड-19 महामारी चल रही थी और महामारी के शुरुआती महीनों में कर्मचारियों ने मास्क, सामाजिक दूरी बनाना और बेहतर वेतन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए थे। कुछ देशों में जहां अमेजोन सर्विस देती थी, जैसे अमेरिका और फ्रांस में, अमेजोन पर श्रमिक अधिकार यानी लेबर राइट्स के उल्लंघन के आरोप भी लगे। कंपनी ने जवाब में कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय लागू किए, जैसे टेम्परेचर इन्वेस्टिगेशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन और वेयर हाउस में सैनिटाइजेशन पर काम किया। फिर भी इन विवादों ने अमेजोन की छवि को कुछ हद तक प्रभावित किया था। आखिरकार साल 2021 में जेफ बेजोस ने अमेजोन के सीईओ के पद से भी इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया और वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए, जबकि अमेजोन के लिए एंडी जेसी ने अमेजोन के सीईओ की जिम्मेवारी संभाली। एंडी जेसी जो अमेजोन वेब सर्विसेज के प्रमुख थे, तो उन्होंने कंपनी को डिजिटल और ऑटोमेशन की दिशा में और आगे बढ़ाया। 2021 में अमेजोन का मार्केट वैल्यूएशन 1.88 मिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था दोस्तों, जो इसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक बनाता था। लेकिन साल 2022 में ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन और बढ़ती मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई के कारण कंपनी की हिस्सेदारी में गिरावट आई, बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई और मार्केट वैल्यूएशन $879 बिलियन तक गिर गया दोस्तों। इस दौरान अमेजोन ने नई स्ट्रेटेजी अपनाई
जिसमें कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का उपयोग बढ़ाया, जिससे डिलीवरी रूट्स को एडजस्ट किया गया और कस्टमर रिकमेंडेशन को भी बेहतर बनाया गया। भारत में अमेज़न ने प्राइम वीडियो और मिनी टीवी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मनोरंजन क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो दोस्तों, नेतृत्व परिवर्तन हुआ अमेज़न का 2021 में और एनडी को सीईओ का पद सौंपा गया। साल 2022 तक अमेज़न ने साबित कर दिया कि वो संकट के समय में भी एडजस्टमेंट और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ सकती है। अमेज़न कंपनी, ये दौर न केवल अमेज़न की कठिन परिस्थिति की फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाया था कि कंपनी वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड लेवल पर कस्टमर और व्यवसायों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बन चुकी थी कोविड-19 के दौरान। ये मैंने चैप्टर 10 में बताया, आपको एक्सप्लेन किया। अब 11वां चैप्टर शुरू करते हैं और उसमें एक्सप्लेन करते हैं अमेज़न ने भारत में एक नए दृष्टिकोण के साथ काम किया था। तो जब अमेज़न ने 6 फरवरी 2013 को Amazon.in इंडिया लॉन्च किया, तब भारत एक अनछुआ और जटिल बाजार था। अनछुआ और जटिल बाजार था, नया था। 1.3 अरब की आबादी, विविध संस्कृति और सीमित इंटरनेट की पहुंच के साथ भारत में ई कॉमर्स अभी अपनी शुरुआती अवस्था में था दोस्तों, 2013 में। लेकिन जेफ बेजोस ने भारत को एक विशाल अवसर के रूप में देखा था। उस साल 2013 से 2025 तक अमेज़न ने न केवल अपनी भारत में अपनी जड़ें जमाई, बल्कि लोकल इनोवेशन और कस्टमर केंद्रित स्ट्रेटेजी के दम पर ये देश का एक प्रमुख ई कॉमर्स खिलाड़ी बन गया। दूसरा हमारे यहाँ पर कोई नहीं था, जो वो स्नैपडील और फ्लिपकार्ट थे, लेकिन इनका कुछ आता नहीं था, क्योंकि ये वर्ल्ड लेवल का जायंट था। अब ये 11वां हमारा अध्याय उस यात्रा की कहानी को उजागर करता है, जिसमें अमेज़न ने भारत की मुश्किलों को अवसर में कैसे बदला था। अब ये आपके लिए भी अच्छा है, सीखने जैसा है कि आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करते हैं। भारत में प्रवेश के समय अमेज़न का सामना सबसे पहले फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे लोकल जायंट से था। ये सबसे पहली चीज थी। भारतीय कस्टमर की आदतें भी अलग थी और लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा करने में हिचकते थे और अधिकांश पेमेंट कैश में करना पसंद करते थे भारत में। फिर भी अमेज़न कंपनी ने इन चैलेंजेस को, इन मुश्किलों को, इन बाधाओं को गहराई से समझा और लोकल लेवल की स्ट्रेटेजी अपनाई। कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा शुरू की, जो कस्टमर को सामान प्राप्त होने पर पेमेंट करने की विश्वसनीय सुविधा देती थी, जो भारत में जरूरी था। इसके साथ ही अमेज़न ने अपनी वेबसाइट को हिंदी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और अन्य सारी लोकल भाषाओं में उपलब्ध कराया, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों के कस्टमर भी जुड़ सके। साल 2016 में अमेज़न ने प्राइम को भारत में लॉन्च किया। 2016 में भारत में लॉन्च किया गया अमेज़न प्राइम को, जो तेज डिलीवरी और प्राइम वीडियो जैसी सर्विसेज के साथ कस्टमर को आकर्षित करता था। भारत में अमेज़न का सबसे बड़ा योगदान था छोटे व्यवसायों को सशक्त करना अपने मार्केट प्लेस के जरिए। अमेज़न मार्केट प्लेस ने लाखों भारतीय विक्रेताओं को अपने प्रोडक्ट राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कस्टमर तक पहुंचाने का वर्ल्ड क्लास मंच दिया, प्लेटफॉर्म दिया। साल 2014 में शुरू हुआ साहेली कार्यक्रम भी इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था। साहेली में महिलाओं के नेतृत्व वाले जो बिजनेसेस थे, जैसे हस्तशिल्प और परिधान यानी पोशाक ब्रांड्स को प्रशिक्षण, विपणन यानी मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स का सहायता प्रदान की। आज हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, वो तो अमेज़न ने कब का कर दिया मार्केट प्लेस के जरिए। उदाहरण के लिए माहेश्वरी साड़ी जैसे छोटे ब्रांड्स ने साहेली के माध्यम से, उस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी हस्त निर्मित हाथों से बनाई गई साड़ियों को अमेज़न मार्केट प्लेस के जरिए दुनिया के बाजार तक पहुंचाया। साल 2020 में लॉन्च हुआ लोकल शॉप ऑन अमेज़न प्रोग्राम। उसने छोटे दुकानदारों को भी ऑनलाइन बिक्री शुरू करने में मदद की, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। लॉजिस्टिक्स में अमेज़न ने भारत की जटिल भौगोलिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मुश्किलें थी उसको पार किया, क्योंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल पुअर था, सड़कों की इतनी एडवांस सुविधा नहीं थी ताकि फास्ट डिलीवरी पहुंचाई जा सके। अब कंपनी ने हैदराबाद, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में अपने फुलफिलमेंट सेंटर स्थापित किए, इंस्टॉल किए। 2020 तक अमेज़न के पास भारत में 60 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स थे, जो 98% पिन कोड तक डिलीवरी सुनिश्चित करते थे। 98%, 100% पिन कोड तक डिलीवरी नहीं पहुंचती थी, यानी 98% तहसील जो थे वहां तक डिलीवरी सुनिश्चित कर दी थी। अब आई हैव अ स्पेस प्रोग्राम के जरिए लोकल दुकानदारों को भी डिलीवरी पार्टनर बनाया,
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच आसान हो गई। अमेजॉन ने इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग भी शुरू किया, जो भारत में सस्टेनेबिलिटी के टारगेट के अनुरूप था। फिर भी प्रतिस्पर्धा के बावजूद अमेजॉन ने भारत में तेजी से वृद्धि हासिल की। साल 2025 तक कंपनी ने भारत में $10 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें लॉजिस्टिक्स, डिजिटल भुगतान करने के लिए, पेमेंट करने के लिए अमेजॉन पे और मनोरंजन, उसमें प्राइम वीडियो और मिनी टीवी वो शामिल था। अमेजॉन के प्राइम वीडियो ने भारतीय दर्शकों के लिए लोकल सामग्री, लोकल कंटेंट जैसे मिर्जापुर जो आया था ना शो और द फैमिली मैन पेश किया, जिसमें इसे नेटफ्लिक्स का मजबूत कॉम्पिटिटर बनाया। हालांकि रेगुलेशन मुश्किलें थी, जैसे विदेशी निवेश नियम, यानी फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट आता है भारत में, उस पर रेगुलेशन लगते हैं, नियम लगते हैं, और डेटा प्राइवेसी कानून भारत में, उसने अमेजॉन को अपनी स्ट्रेटेजी को बार बार समायोजित करने, यानी फिर से नए सिरे से बनाने के लिए मजबूर किया था। साल 2025 तक अमेजॉन भारत में ई कॉमर्स का एक अनडिस्प्यूटेड लीडर बन चुका था, जो फ्लिपकार्ट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। भारत में कंपनी ने लाखों नौकरियां पैदा की और छोटे व्यवसाय जो थे उनको वैश्विक प्लेटफॉर्म दिया, मंच दिया बिजनेस बढ़ाने के लिए। कंपनी का ये दौर साबित करता था कि अमेजॉन ने भारत की विविधता और चुनौतियों को समझकर न केवल बाजार में जगह बनाई, बल्कि देश की डिजिटल इकोनॉमी को भी मजबूत किया। अब दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आखिरी चैप्टर अमेजॉन का, हमारी आई बुक का, अमेजॉन भविष्य की ओर कदम। अमेजॉन के 12वें चैप्टर का टाइटल दिया है मैंने। साल 2025 में अमेजॉन एक ऐसी कंपनी बन चुकी थी जो केवल एक ऑनलाइन स्टोर नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का एक आधार स्तंभ है। गैरेज में शुरू हुई ये कंपनी अब ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनोरंजन के क्षेत्र में लीडर थी। जेफ बेजोस की दूरदर्शिता, दूर की सोच और कस्टमर पर केंद्रित दृष्टिकोण ने अमेजॉन को इस मुकाम तक पहुंचाया था दोस्तों। उन्हीं सारी चीजों ने जो मैंने बताई, उन्हीं सारी चीजों ने अमेजॉन को इस मुकाम तक पहुंचाया था। लेकिन कंपनी का सफर यही खत्म नहीं होता है दोस्तों। हमारा ये आखिरी अध्याय अमेजॉन के भविष्य के दृष्टिकोण, उसकी सस्टेनेबिलिटी, प्रतिबद्धताओं और सामने आने वाली चैलेंजेस की कहानी है, जो इसे और नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएगी। अब अमेजॉन का भविष्य टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर टिका हुआ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी कंपनी है। साल 2025 में अमेजॉन वेब सर्विसेज कंपनी की आय का एक बड़ा हिस्सा था दोस्तों, अमेजॉन वेब सर्विसेज, क्योंकि कई सारी वेबसाइट उभर रही थी। अमेजॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में लगातार इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा था। अमेजॉन वेब सर्विसेज न केवल स्टार्टअप और बड़े व्यवसायों को शक्ति दे रहा था, बल्कि सरकारी एजेंसी और स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ केयर जैसे सेक्टर में भी क्रांति ला रहा था। अब एक एग्जांपल लेते हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज, जैसे कि सेज मेकर व्यवसायों को डेटा विश्लेषण यानी एनालिसिस और डेटा के आधार पर भविष्यवाणी करने में मदद करती थी। अमेजॉन वेब सर्विसेज, अमेजॉन ने अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ाया, जिससे कस्टमर को पर्सनल रिकमेंडेशन और तेज सर्च रिजल्ट मिलने लगे। भारत जैसे बाजारों में एलेक्सा, जो उनका असिस्टेंट था, वो अब तक हिंदी और लोकल सभी भाषाओं में और स्मार्ट हो चुकी थी, जो कस्टमर्स को शॉपिंग, मनोरंजन और स्मार्ट होम कंट्रोल में सहायता देती थी। डिलीवरी के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो अमेजॉन प्राइम एयर उसके माध्यम से ड्रोन डिलीवरी को हकीकत बनाने की दिशा में काम कर रही थी कंपनी। 2025 तक कंपनी ने अमेरिका और यूरोप में ड्रोन डिलीवरी के लिए रेगुलेशन की मंजूरी भी हासिल कर ली थी और छोटे पैमाने पर इसका उपयोग भी शुरू हो चुका था। भारत में जहां शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में की जटिल भौगोलिक स्थिति, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ी मुश्किल थी, तो जटिल भौगोलिक स्थिति बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करती थी। अमेजॉन ड्रोन डिलीवरी के लिए लोकल समाधान तलाश रहा था, क्योंकि यहाँ पर ड्रोन से ही काम चलने वाला था, ताकि वो रोड पर चलने की कोई जरूरत न पड़े। इसके साथ ही कंपनी ने अपने डिलीवरी सिस्टम को ज्यादा से ज्यादा स्वनिर्भर बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। साल 2025 तक अमेजॉन के पास 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक डिलीवरी वैन थे, जो इसके सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों का हिस्सा थे।
अब सस्टेनेबिलिटी अमेज़न के भविष्य का एक प्रमुख स्तंभ रहने वाला था। इसलिए कंपनी ने 2019 में क्लाइमेट प्लेज का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें अमेज़न कंपनी को 2040 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा गया। 2025 तक अमेज़न ने अपने फुलफिलमेंट सेंटर्स, जो उनके वेयर हाउस, उसमें सोलर एनर्जी और अन्य जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का उपयोग बढ़ाया था। एनवायरनमेंट के मामले में अगर बात की जाए तो भारत में अमेज़न ने 50,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी डिलीवरी सिस्टम में शामिल कर लिया, जिससे कार्बन उत्सर्जन में कमी आई। और कंपनी ने पैकेजिंग को भी पर्यावरण के अनुकूल बनाया, जिसमें प्लास्टिक के उपयोग को कम किया गया और रिसाइकल करने योग्य सामग्री को बढ़ावा दिया गया। फिर भी अमेज़न के सामने मुश्किलें भी थी। श्रमिक अधिकारों पर सवाल उठ रहे थे, लेबर यूनियन के राइट्स पर सवाल उठ रहे थे, विशेष रूप से वेयर हाउस कर्मचारियों को कामकाज की परिस्थितियों को लेकर, जो कंपनी की छवि को प्रभावित कर रहे थे। साल 2025 में कई देशों में यूनियन एक्टिविटी बढ़ी और अमेज़न को कर्मचारी कल्याण पर अधिक ध्यान देना पड़ रहा था। डेटा प्राइवेसी भी एक और बड़ा मुद्दा है, जिसमें एलेक्सा और अमेज़न वेब सर्विसेज जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डेटा स्टोरेज के कारण अमेज़न को यूरोप और भारत जैसे बड़े क्षेत्रों में सख्त डेटा कानूनों का सामना करना पड़ रहा था। इसके अलावा रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लेकर अलग नियम थे और अमेरिका में एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ कि मोनोपोली ये तो क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह का एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन अमेरिका ने शुरू किया। अब कंपनी के लिए जोखिम, ये सारी चीजें, ये सारे सर्कमस्टेंसेस जोखिम पैदा कर रहे थे। साल 2025 तक अमेज़न की वैश्विक पूरी दुनिया की सेल की बात की जाए, बिक्री की बात की जाए, तो $600 बिलियन तक के आसपास होने का अनुमान था, जिसमें भारत जैसे उभरते बाजारों का योगदान लगातार बढ़ रहा था। अमेज़न प्राइम वीडियो और मिनी टीवी जैसे मनोरंजन प्लेटफॉर्म्स भारत में लोकप्रियता हासिल कर रहे थे, जबकि अमेज़न पे, जो फोन पे आता है, उसी तरह पेमेंट का डिजिटल पेमेंट को आसान बना रहा था। अमेज़न ने साबित किया है कि वह न केवल एक रिटेल कंपनी है, बल्कि एक ऐसी पावर है जो टेक्नोलॉजी, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को आकार देती है, नई अर्थव्यवस्था पैदा करती है। जेफ बेजोस ने एक बार कहा था, ये जेफ बेजोस के शब्द है, पकड़ना, हम अभी पहले दिन पर है। इसका मतलब क्या है? ये थोड़ा गहराई से सोचना। यही दृष्टिकोण अमेज़न की आत्मा को दर्शाता है दोस्तों। एक गैरेज से शुरू होकर अमेज़न ने दुनिया को दिखाया कि इनोवेशन, कस्टमर पर केंद्रित समर्पित सोच और जोखिम लेने की हिम्मत क्या कर सकती है, ये अमेज़न ने दिखाया। दोस्तों, साल 2025 और उसके बाद अमेज़न का भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सस्टेनेबिलिटी और वैश्विक इंटीग्रेशन पर निर्भर है। ये कंपनी न केवल प्रोडक्ट बेचती है, बल्कि सपनों को साकार करती है। चाहे वह एक छोटे व्यवसाय का वैश्विक मंच मार्केट प्लेस हो, एक कस्टमर की तेज डिलीवरी हो, या एक स्मार्ट और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करना हो। अमेज़न की कहानी एक प्रेरणा है दोस्तों, बहुत बड़ी प्रेरणा है अगर ले सको तो। जो सिखाते हैं कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से कोई भी बदलाव का सपना हकीकत बन सकता है। लगन और मेहनत होनी चाहिए, तब कोई भी बदलाव का सपना, जो सपना है, सपने में पॉसिबल है, वो हकीकत बन सकता है दोस्तों। इनोवेशन का मतलब है ये भी है कि एक व्यक्ति अपने सुधारवादी दृष्टिकोण पर अमल करके लगातार काम करता है, तो जरूर दुनिया एक दिन बदल जाती है, जैसे जेफ बेजोस ने बदली। इसलिए नया सोचो, आगे का सोचो और उसी सोच को अपना अगला रास्ता बनाओ। दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।